हाँ दिख रही। यस दिख रही है। हाँ दिख रही है। ओके, देखो बेसिक चीज ये है कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, राइट? लाइक व्हाई शुड यू इन्वेस्ट? तो अगर मैं मान लो बोलता हूँ कि मैंने आज ही मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है, तो मैं 1 लाख रुपए मान लो कैश में रख देता हूँ मेरे बिस्तर के नीचे, और फिर मैं मतलब सीधा कुछ इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो कोई मुझे बता सकता है कि बेसिक रीजन क्या है इन्वेस्ट करने का? एनीवन? इन्वेस्ट करने चाहिए भले कहीं पे भी हो, डेट हो रही है, कुछ भी हो, क्यों करने चाहिए? इन्फ्लेशन से लूज करता है ना पैसा। एग्जैक्टली। अब देखो, किसी को यहाँ पे इसको नहीं पता कि इन्फ्लेशन क्या होता है? कोई भी? हाँ, खुश, पूजन, कोई भी बोलो, नहीं पता मतलब किसी को? हाँ बोलो बोलो। शाह कथन। नहीं पता इन्फ्लेशन क्या होता है। महंगाई आ जाना। नहीं पता, हाँ, मुझे भी नहीं। एक ओके, देखो एक बेसिक बात समझो। अब मान लो कि आज आपका जो ब्रिटानिया का एक बिस्किट आता है, राइट? मान लो पार्ले जी जो बिस्किट आपका आता है, वो मान लो आपका आता है 10 रुपए में। तब एक बात समझो कि 10 साल पहले क्या है सेम बिस्किट 10 रुपए का था? नहीं था ना, इससे सस्ता था। हाँ। और एवरेज इन्फ्लेशन क्या कहता है आपको एक तरह से कि ईयर बाय ईयर ये बेसिक गुड्स और बेसिक एसेंशियल्स के कॉस्ट कितने परसेंटेज इंक्रीज होते हैं। तो हम लोग जो स्टैटिस्टिकली देखते हैं वो है कि ईयर ऑन ईयर अराउंड इन्फ्लेशन 5% होता है। तो उसका मतलब क्या है कि हर साल सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स के प्राइस 5% बढ़ते हैं। अब किसी के मान लो 5% घट भी सकते हैं और किसी के मान लो 20% भी बढ़ सकते हैं ना। एवरेज में बोल रहा हूँ, जो मतलब वेटेड एवरेज लेते हैं पूरा मेथड इन्फ्लेशन का कैलकुलेट करने के लिए, तो उस तरह से 5% इन्फ्लेशन होता है आपका। तो बेसिकली 5% एवरी ईयर आपके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। तो उस कारण से अगर मैं मान लो आज 1 लाख रुपए मैं कहीं भी इन्वेस्ट ना करूं, और मान लो 10 साल के बाद सारे चीज के ऑन एवरेज अज्यूम करता हूं तो प्राइसेस डबल हो गए, तो आज मेरा जो 1 लाख रुपीज का परचेसिंग पावर है वो मेरा 10 साल के बाद नहीं रहेगा। तो उस कारण से मुझे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। कहाँ करने चाहिए वो अलग बात है, पर करने चाहिए, ये चीज आप पहले समझो। सही है? ये आइडिया आ गया? यस हाँ भैया। आ गया आगे आगे। देखो अब हम आते हैं बेसिक चीज पे कि इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कौन से अवेन्यूज है, आप कहाँ कहाँ आपके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? तो एक तो क्या है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, सेकंड है इक्विटी, थर्ड है रियल एस्टेट एंड फोर्थ है कमोडिटीज। तो फिक्स्ड इनकम मतलब क्या? देखो बेसिक चीज समझो, आप जो जाके आपकी एफडी करते हो ना, ये बैंक में एफडी किया, ये बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े, वो होगा आपका फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें 3-4 टाइप्स आते हैं, जैसे कि मैं समझाता हूं। अगर मान लो आपने आज जाके एसबीआई में एफडी किया, तो एसबीआई में आज आपको एफडी में अराउंड 3 या 4% आपको कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। पर मान लो आपने वो सेम एफडी कोई कंपनी में की। अब कंपनी का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई कंपनी है, उसको पैसे चाहिए होगा बिजनेस करने के लिए, तो वो लोग आपके पास से मान लो एफडी करे, मतलब वो बेसिकली आपके पास से पैसे मांगेंगे डेट पे उनका बिजनेस चलाने के लिए। तो उसके लिए वो लोग कमर्शियल पेपर और वो सब इश्यू करते हैं। तो उसमें आपका रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू एसबीआई एफडी। तो अब एक सीधी सी बात समझो, देखो एवरीथिंग इज ओनली अ रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ। अगर रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड ज्यादा होगा, अगर रिस्क कम है तो रिवॉर्ड कम होगा। आप मुझे बताइए कि एसबीआई की एफडी में रिस्क ज्यादा है या कम है? कम है। कम है। कम है। Obviously कम है। कम है तो रिवॉर्ड भी कम होगा, राइट? तो रिवॉर्ड भी कम होगा, हाँ राइट? कम है तो रिवॉर्ड भी कम होगा। और हाँ। अगर मान लो आज मैं जाके वोडाफोन आइडिया में पैसे डालता हूँ, तो उसमें रिस्क ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है, ज्यादा है। प्रॉफिट में मार्जिन ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा। रिवॉर्ड ज्यादा। एग्जैक्टली, तो रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा, एकदम सही पकड़े, रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा। तो ये बेसिक सेंस है कि अगर रिस्क कम तो रिवॉर्ड कम, अगर रिस्क ज्यादा तो रिवॉर्ड ज्यादा। तो ये बात आ गई पहले आपकी फिक्स्ड इनकम की। इक्विटी में बाद में आता हूँ, फिर थर्ड रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब क्या? सीधी बात मान लो आपने यहाँ पे कोई फ्लैट ले लिया, कोई जमीन ले ली, ये बेसिकली आता है रियल एस्टेट में। तो बेसिक प्रॉब्लम इसमें क्या आपको बताता हूँ कि जो मान लो अगर आप डेट देखते हो, राइट, डेट, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे अहमदाबाद में मान लो एसबीआई की एफडी करूँ, या फिर मैं जाके दिल्ली में एसबीआई की एफडी करूँ, या फिर मैं जाके कश्मीर में एसबीआई की एफडी करूँ, मोटा मोटी मुझे सेम ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो 3-4% जो भी चल रहा होगा वो सेम ही मिलेगा। पर रियल एस्टेट में क्या है, बहुत वैसी पॉसिबिलिटी है कि कोई स्पेसिफिक लोकेलिटी का रियल एस्टेट का प्राइस बहुत इंक्रीज होगा और किसी और का ना हो। फॉर एग्जाम्पल अभी अहमदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट मान लो बहुत हॉट चल रहा है, पर मुंबई का मान लो उतना हॉट नहीं चल रहा, या मान लो गोवा का बहुत ही अभी अच्छा चल रहा है, और मान लो कहीं पुणे का नहीं चल रहा।
तो ये बेसिकली लोकेलिटी पे ज्यादा डिफर करता है। और ये बात हुई रियल एस्टेट की। हाँ, अब मैं बोलते बोलते ना दो चीज बोलूंगा तो समझ लेना, मैं उनके टर्मिनोलॉजी क्या है। एक बोलूंगा मैं बुलिश और एक बोलूंगा बेरिश। अब बुलिश मतलब क्या कि उसका चीज अच्छा है और भाव ऊपर ऊपर जा रहे हैं, और बेरिश मतलब कि उसका प्रोजेक्शन खराब है और भाव नीचे नीचे जा रहे हैं। तो लाइक बेसिक होगा बुलिश बेरिश का, ये मोस्ट ऑफ पता होगा, अगर नहीं पता हो तो लाइक बुलिश मतलब कि अच्छा है, प्राइसेस इंक्रीजिंग। बुलिश मतलब कि बुरा है, बुरा इन द सेंस इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी प्राइसेस डिक्रीजिंग। ये बेसिक हुआ आपका बुलिश बेरिश टर्मिनोलॉजी। तो रियल एस्टेट का आपको आइडिया आ गया। फोर्थ आता है कमोडिटीज। अब कमोडिटीज में आपका आ गया गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, प्लेटिनम है, वो सब चीजें आपकी ये कमोडिटीज में। तो मुझे कह सकता है कि लाइक गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है? जब प्रॉब्लम वाली चीज हो तब अच्छा है। सुनो 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 सुनो, एक एक करके बोलो, अभी सब साथ में बोलेंगे तो मजा नहीं, मतलब आप हैंड रेज करो और फिर मैं बोलता हूँ। तो पहले आर्यन, आर्यन। हाँ, Like gold is considered to be a very safe investment, और खास करके जब like बाकी वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा हो, कोई भी टाइप का इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा हो, तो गोल्ड, सब लोग एकदम गोल्ड पे शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि गोल्ड को बहुत ही सेफ माना जाता है। हाँ, कोई और? हाँ, आत्मन। हाँ, गोल्ड को मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट गिनता है क्योंकि मतलब एवरेज 8% जितना रिटर्न देता है, तो और हर साल देते ही रहेगा। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है आपने कहा कि एवरेज 8% रिटर्न देता है। कोई मुझे अंदाजन बोल सकता है कि लाइक अराउंड लास्ट 20-30 साल में गोल्ड कितना टाइम बढ़ा होगा? 38। अभी कौन बोला? ये कौन बोला? हु वाज दैट? मैं अभिमन्यु। हाँ, अभिमन्यु। हाँ, कितना बोले एग्जैक्टली, कितना बढ़ा है गोल्ड? अराउंड 38 से बीच में जून जुलाई में 54 था, तो नहीं अराउंड नहीं आप नहीं लगा। नहीं नहीं, ये आप बोल रहे हो 1000 बोल रहे हो, लास्ट 20 साल में कितने टाइम्स हुआ है? 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, लास्ट 20-30 ईयर्स पर्सपेक्टिव में ओके, बात लास्ट कर रहा हूँ। 20 इयर्स में अराउंड कोई आपने मतलब सुना होगा राइट? लाइक हम बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ मतलब इंडियन हाउस होल्ड में गोल्ड होता है। जैसे स्टडी सेइंग दैट कि मतलब इंडियन हाउस होल्ड में जितना गोल्ड है वो कई ज्यादा है यूएस, रशिया, चाइना सबके गोल्ड रिजर्व अराउंड 3-4-5 टाइम्स ज्यादा है। तो इंडिया में तो बहुत ही गोल्ड है राइट। हमने सुना है कि हर हाउस होल्ड में गोल्ड होता है। अराउंड आपने सुना भी होगा राइट, पहले की बात में 2000 था गोल्ड, अभी मतलब अभी 50-60 हजार आ गया गोल्ड। तो वैसे आपने सुना होगा कि 2 folds 3 folds, अराउंड 2 fold 3 folds अगर लास्ट 20 इयर्स में देखें तो 30%, 15 टाइम्स 50 times, yes. 15 आपने अभिमन्यु ने कहा 2 to 3 टाइम्स राइट अभिमन्यु? 2 to 3 folds, हाँ वही। एक सेकंड, मैं एक अच्छा वो सोचता हूँ वेबसाइट जिसके ऊपर मुझे मिल सके। एक सेकंड, अभी लास्ट दिसंबर से इतना बड़ा है तो, और लास्ट दिसंबर नहीं, आई एम टॉकिंग लास्ट 20 इयर्स। सर मान लो 30 इयर्स, 1990 से बोलो, 1990 से 2020, 30 इयर्स में लाइक गोल्ड कितना होगा? मैक्सिमम 58 तक पहुंचा था। हाँ वो ठीक है, पर वही मैं बोल रहा हूँ ना, 3 to 4 टाइम्स तो राइज हुआ ही है। 4 टाइम्स मतलब डबलिंग 20 to 20 अगर मल्टीपल करने जाए तो ऐसे डिवाइड बाय 20 करेंगे तो बस उतना ही प्राइस है। देखो, हाँ राइट, देखो अब मैं बोलता हूँ, ये देखो 1990 में गोल्ड था 32। अच्छा एक सेकंड, स्क्रीन दिख रही है ना? देख रही। 1990 में गोल्ड था 3200 रुपीज, आज है अराउंड 50,000 राइट? यस, सही। तो 50,000 3200 आपका हो गया कि अराउंड 15 टाइम्स आपका गोल्ड हुआ है इन लास्ट दिस मेनी इयर्स राइट। आप कहोगे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है राइट, अच्छा इन सेंस लास्ट 30 इयर्स में अच्छे रिटर्न्स दिए। पर हम इन्फ्लेशन को भी काउंट करेंगे ना इसमें, डायरेक्टली थोड़ी कंपेयर कर पाएंगे। हाँ सही है, इन्फ्लेशन तो काउंट होगा। नहीं अग्रीड, इन्फ्लेशन काउंट होगा राइट, पर अभी एक सेकंड, आप इन्फ्लेशन की आप एब्सोल्यूट देखो, इन्फ्लेशन क्या है? अगर आप इन्फ्लेशन काउंट करते हो उसका मतलब क्या है? आप रिलेटिव रिटर्न देख रहे हो कि इन्फ्लेशन से रिलेटिव कितने रिटर्न आए। आप एब्सोल्यूट की बात करो, एब्सोल्यूट तो 15 में मिला है गोल्ड, एब्सोल्यूट रिटर्न्स में बोल रहा हूँ। बस सही है कि इन्फ्लेशन से कंपेयर करो, मैं एब्सोल्यूट बोल रहा हूँ। एब्सोल्यूट कितना मिला? 15 टाइम्स अराउंड 3000 का भी हो गया, 50,000। सही है। और अभी से इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट कितनी थी पिछले 100 साल में? अग्रीड आपकी पॉइंट सही है, पर आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम अनदर पॉइंट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ
इधर थिंग दैट यू टॉक अबाउट कि गोल्ड इतना अच्छा है और गोल्ड 15-20 गुना हुआ, दैट इज अ फॉलोसी, वो गलत चीज है। क्यों गलत है मैं आपको वो बोलता हूँ। इफ यू सी गोल्ड, अगर आप सेम चीज गोल्ड की देखो डॉलर में, तो 1980 से देखते थे, मान लो 1980 में अराउंड 600 रुपए था, राइट? मैं एवरेज यहाँ पे देख रहा हूँ 600 था, और अभी मान लो 1800 है। तो लास्ट 40 साल में गोल्ड सिर्फ 3 टाइम्स हुआ इन डॉलर टर्म्स। लास्ट 40 इयर्स में गोल्ड सिर्फ 3 टाइम्स हुआ इन डॉलर टर्म्स। और अगर 1980 में गोल्ड यहाँ पे देखो, राइट, 1800 रुपीज, तो अराउंड ये हुआ है आपका मान लो 30 टाइम्स। तो जब डॉलर टर्म्स में आपका गोल्ड हुआ है 3 टाइम्स, आपके रूपी टर्म्स में गोल्ड हुआ है 30 टाइम्स। सो व्हाट टेल यू कि रूपी टर्म्स में जो गोल्ड का आपको अप्रिसिएशन दिख रहा है वो गोल्ड का नहीं है, वो जो अप्रिसिएशन है वो इसलिए है कि आईएनआर डेप्रिशिएट हुआ है डॉलर टर्म्स के करस्पॉन्डिंग। आप जो राइट 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 बराबर। आइडिया है आपको क्या बोल रहा हूँ? हाँ सही बात है। तो ये वो गोल्ड जो है, ये जो गोल्ड है, गोल्ड के भाव ऊपर नहीं आए। जो आईएनआर रूपी है, रूपी का भाव नीचे आया। पहले मान लो पहले मान लो $1 इक्वल टू 3 रुपीज था, आज $1 इक्वल टू 60 रुपीज है। तो आपको जो गोल्ड का प्राइस देख रहे हो, गोल्ड इतना नहीं बढ़ा, आपका जो आईएनआर है वो डेप्रिशिएट हुआ है। वो तो हम करेंसी वर्सेस करेंसी में देखते हैं ना भैया। जो यूएस डॉलर वाली जो करेंसी है, जो वर्ल्ड में सारी करेंसी यूज होती है, उसका उसको कौन सी कमोडिटी से कंपेयर करके उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है? गोल्ड से की जाती है ना? अरे हाँ, इन सेंस मतलब किसी से भी कर सकते हो, इसका ये है, इसका ये है, किसी से भी कर सकते हो। हाँ, करेंसी कितनी ऊपर है वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पता चले हमें? करेंसी Import export। करेंसी मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि मान लो 1980s में, सपोज एग्जांपल के तौर से, आपका यहाँ इंडिया में गोल्ड था मान लो 1000 रुपए और आज हो गया 60,000 एग्जांपल, तो मान लो 60 टाइम्स हो गया गोल्ड। यस। तो हम जो बात करते हैं कि गोल्ड 60 टाइम्स हुआ है, वो 60 टाइम्स में जो रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड, वो सिर्फ 3 टाइम्स ही हुआ है। तो आप मुझे पूछोगे 60 टाइम्स कैसे हुआ, तो उसमें हुआ ही हाउ कैन वी पुट यूएस डॉलर एज अ फ्रेम, उसमें आपको 20 टाइम्स मिला है और आपको रियल में सिर्फ 3 टाइम्स मिला है। तो गोल्ड अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आईएनआर डेप्रिशिएट कर रहा है। हम यूएस डॉलर से ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं उसे? अब वो वैसा है कि अगर आप देखो तो कोई भी चीज अभी है, लाइक बेसिक जो मेजर करेंसी है वो डॉलर है। तो इफ एनीथिंग इज टू बी कंपेयर्ड, आप उसको डॉलर से ही करोगे, बिकॉज सभी चीज मतलब आप उससे होती है, दैट इज द सुपर पावर। हाँ यस, बिकॉज सुपर पावर है वो भी। हाँ, एक तरह से आप देखो तो मैं अगर मान लो वैसे बात करूंगा कि अभी मान लो गोल्ड पाकिस्तान रुपीज में इतना है, तो उसका कुछ सेंस नहीं वो तो इलॉजिकल है। एनीथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए हम कंपेयर करते सब डॉलर से। आज डॉलर वर्ल्ड का बेंचमार्क है, राइट? कि भाई कंपेयर एनीथिंग, से फॉर एग्जांपल फलाना ढिकना कमोडिटी गोल्ड कुछ भी, तो मैं आज डॉलर से करूंगा। तो उसी चीज पॉइंट ये है कि गोल्ड नहीं बढ़ा, जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हुआ। दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड। इसमें किसी को कोई डाउट तो मतलब प्लीज हैंड रेज करो, मैं एक एक करके बोलता हूँ। आत्मन? नहीं मैंने हैंड लोअर करना है। ओके, तरंग सोनी? यस सर। सर ये सर नहीं हुआ है भैया, मैं 4th ईयर में हुआ, सर नहीं हुआ, सर प्लीज मत बोलो यार मुझे। भैया ये करेंसी डेप्रिशिएट होने का रीजन क्या है? हाँ, अब ये देखो रीजन क्या है, बेसिकली वैसे समझो कि एक तरह से वैसे समझो कि 1980 से यूएस का जो ग्रोथ हुआ वो कहीं ज्यादा हुआ कंपेयर टू इंडिया का। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि रुपी डेप्रिशिएट हुआ। इसके बहुत रीजन है, लाइक तो उसमें नहीं जाएंगे, पर आप बेसिकली समझ सकते हो। पर ओवरऑल बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्यों होता है क्यों नहीं, तो उसमें भी नहीं जाएंगे। ओके सर, ओके सर। तो आपने जो 4 एग्जाम, हाँ बोलो शुभम। आपने जो 4 एग्जांपल दिए, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, ये अपना ये गोल्ड कमोडिटीज, और ये 4 एग्जांपल दिए, उसमें सबसे अच्छा कौन सा है हमारे लिए? एग्जैक्टली, ये हुआ आपका सही सवाल, सही है, एकदम बढ़िया। अब हमने तो बात की फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का, तो उसका तो अभी आपको आइडिया होगा कि ऑन एवरेज एफडी अभी आज के रेट में एफडी कितना देता है, कोई मुझे बता सकता है? 5.5% एक्नेट। वो इन्फ्लेशन को काउंटर करे उतना ही देता है। सही बात है, सही बात है। अब हम अगर देखें तो हिस्टोरिकली वैसा देखा गया है कि इक्विटी जो है, इक्विटी आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न देता है। तो ऑन एवरेज अगर मैं देखूं
तो 1980s में अराउंड सेंसेक्स लॉन्च हुआ था एट 1000 रुपीज। अगर आप देखो तो सेंसेक्स लॉन्च, हाँ मैं आपको बाद में बताऊंगा सेंसेक्स क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एग्जैक्टली टॉक अबाउट इट लेटर, पर अभी आपको पूछता हूं कि इक्विटी रिटर्न कैसे दिए है। हेलो हेलो, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब मैं इसका आंसर दे दूं फिर आप पूछिए, एक बार आंसर ओके देता हूँ। हाँ एक ही सेकंड। तो अगर आप देखो तो आज मान लो सेंसेक्स जो है उसका वैल्यू 47,000 है, राइट। तो अराउंड मतलब समझो ना ब्रॉड 15% का रिटर्न देता है वो इक्विटी, 15% आपको मिलता है इक्विटी में ऑन एवरेज, ब्रॉडली स्पीकिंग। तो देखने जाए तो हिस्टोरिकल डेटा से आप बोल सकते हो कि ये चार में से इक्विटी गिव्स यू द बेस्ट रिटर्न्स, बट ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट रिटर्न्स कम रिस्क। और हम फाइनेंस के टर्म्स में रिस्क को हम बोलते हैं वोलेटिलिटी, कि वोलेटाइल कितना है, ऊपर नीचे कितना है। अब फिक्स्ड इनकम क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा। अब एफडी है तो एफडी की वैल्यू नीचे नहीं जाएगी, वो सिर्फ ऐसे स्लो ग्राफ में ऊपर जाएगा। और जो इक्विटी है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जगह के ऊपर जाएगा। सो इक्विटी में वोलेटिलिटी है, पर हाँ रिटर्न्स भी ऑन एवरेज। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग बेस्ट परफॉर्मिंग थिंग इज इक्विटी। इक्विटी क्या होती है समझाओ ना सर। हाँ अब ये एकदम सही सवाल है कि इक्विटी क्या होती है। अब मैं वो भी समझाऊंगा और मैं वो भी कहूंगा कि सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स, हाँ चलो ओके, आपका क्या सवाल है जीतू सिंह? या मेरा क्वेश्चन था कि मतलब ऐसा कुछ जो हमारा जो इंडियन हाउसेस है उसमें हम गोल्ड ज्यादा यूज करते हैं इन कंपेयर टू अदर नेशंस, तो वो भी एक प्राइस राइज मतलब इंडियन करेंसी को नीचे गिराता है ऐसा कुछ इन कंपेयर टू अदर नेशंस, वो भी रहता है ना ऐसा कुछ? होता है, बट आई वुड से कि जो ओवरऑल रुपी डेप्रिशिएट हुआ है उसमें इसका बहुत कम रीजन है। पर हाँ एक तरह से रीजन है सही, हम यूज बहुत करते हैं तो फिर हमको है क्या है, बाहर से हमको गोल्ड को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अब बाहर से गोल्ड को इंपोर्ट करवाते हैं तो उसमें हमारा रुपी में डेप्रिशिएट होता है, पर ये माइनर रीजन है, उतना मेजर नहीं है। तो दूसरे इकोनॉमी ज्यादा है डेप्रिशिएट होने के, ये लाइक मेजर रीजन नहीं है कि जिससे हमारा रुपी डेप्रिशिएट होता हो। नहीं, आई थिंक सर वो भी एक मेजर रीजन है, ताकि इसीलिए मतलब गवर्नमेंट भी हमें सजेस्ट करती है कि यदि आपके पास गोल्ड है और यदि आप रेगुलरली यूज नहीं कर रहे हो तो उसे या मतलब उसे अपने बैंकर्स में और बैंक में सबमिट मतलब जमा करवाओ, ताकि हमारी इंडियन इकोनॉमी एक इंक्रीज हो सके, ऐसा कुछ रहता है। सही बात है, सही बात है, एब्सोल्युटली तो डिप्रेशन, इंडियन इकोनॉमी का डिप्रेशन खाली इन कंपेयर टू मतलब गोल्ड मतलब इंडिया में ज्यादा बड़ा रेट बढ़ा है और इन कंपेयर टू अदर नेशन, तो वो ऐसा नहीं कह सकते मतलब इंडियन रुपी डाउन हुआ है। ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब अपना यूसेज जो है वो इन कंपेयर टू अदर नेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं आई टेल यू व्हाई। सी बेसिकली बेसिक चीज क्या है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। अब आते हैं आगे कि रुपी डेप्रिशिएट क्यों हुआ है। तो रुपी डेप्रिशिएट हुआ इकोनॉमिक रीजन से। अब उस इकोनॉमिक रीजन में एक रीजन ये है कि हम लोग गोल्ड को बहुत स्टोर करते हैं और उसका यूजेज बहुत है, पर वो मेरे हिसाब से एक माइनर रीजन है, वो मेजर नहीं है, पर है सही आज की तारीख में। इसलिए आप अगर देखते हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स लाती है थ्रू विच यू बाय गोल्ड। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आई विल गिव यू बॉन्ड्स, बेसिकली मैं आपको बॉन्ड्स दूंगा जो बैक्ड बाय गवर्नमेंट होंगे एंड दे विल गिव यू रिटर्न सिमिलर टू गोल्ड। तो मतलब वैसा होता है। हम क्या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स बोला या गोल्ड बोला? की मेन रीजन है कि कैश फ्लो इंडिया। सॉरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं हम कॉमन मैन? हाँ कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। ये डाउट है, ये क्रिप्टो करेंसी काफी बूम में चल रही है, तो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्या? वो इक्विटी जैसा ही हो गया। फ्रैंकली बोलता हूं ना, तो मुझे क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज नहीं है, तो लाइक आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है क्रिप्टो करेंसी का। तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा कि लाइक डिबेटेबल टॉपिक है। लाइक आधे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, आधे लोग बोलते हैं कि इट इज अ बबल एंड फ्रॉड, सो आई डोंट हैव अ व्यू ऑन इट। मुझे उतना नॉलेज नहीं है, तो लाइक आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन दैट। ओके तो सी आई कम टू दिस इक्विटी क्या है, राइट? दैट इज द मेन क्वेश्चन ओवर हियर। देखो सिंपल सी बात कर रहा हूं। मान लो आज जाके महर्थ ने कोई बिजनेस चालू किया, राइट? अब मान लो महर्थ कोई बिजनेस करना है, तो मान लो महर्थ को चाहिए होंगे पैसे चाहिए होंगे कोई भी बिजनेस करने के लिए। तो मान लो सेविंग्स किया है, राइट? तो सेविंग्स पहले तो महर्थ लाएगा,
फिर मान लो कोई महर्त के फ्रेंड्स है, राइट, तो उसके पास से मान लो पैसे लाएगा, लाइक मनी कलेक्ट करेगा टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो मान लो फॉर एग्जांपल प्रार्थी है, आत्मन है, ये सब ने मान लो महर्त को पैसे दिए, राइट, कि यू स्टार्ट अ बिजनेस। तो उसने वैसे फंड्स को इकट्ठा किया। अब इसमें होता क्या है कि वंस दैट गाय स्टार्ट्स अ बिजनेस, फिर उसमें ही कैन गेट मनी बाय टू वेज। एक तो मान लो प्रार्थी बोल सकती है कि मतलब बोल सकता है, गर्ल, राइट, प्रार्थी? Yeah, I'm a girl. तो मान लो प्रार्थी बोल सकती है कि मैं तुमको मान लो आज 1 लाख रुपए दूंगी एंड यू हैव टू गिव मी 10% इंटरेस्ट ऑन दैट। तो ये हो गया डेट। तो मान लो महर्त ने 1 लाख रुपए डेट पे लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये आ गया डेट के पार्ट में। या फिर प्रार्थी बोल सकती है कि महर्त, आई विल इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज इनटू योर बिजनेस। अब ये 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट मतलब क्या हुआ कि आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज एंड इन 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 यू नो मैं जो तुमको जो 1 लाख रुपए दूंगी उसके बदले गिव मी 20% स्टेक इन योर बिजनेस। तो मान लो कल जाके मान लो अगर महर्त के बिजनेस ने मान लो 10,000 रुपए कमाए, तो 20% ऑफ 10,000 मींस 2,000 रुपीज विल गो टू प्रार्थी। So basically this is investing into a business। जो इन्वेस्टिंग हम बोलते हैं इक्विटी। अगर बिजनेस डाउन गया तो दोनों का डाउन जाएगा। एग्जैक्टली। अब डेट में तो क्या है कि मान लो अगर महर्त ने 1 लाख रुपए लिए प्रार्थी से, तो एवरी ईयर महर्त 10% के हिसाब से 10,000 रुपए देते जाएगा प्रार्थी को, और प्रार्थी विल गेट 10,000। अब मान लो महर्त बैंकक्रप्ट चला गया, तो जो लाइक चीज दूसरी है, पर उसके अलावा तो प्रार्थी को मिलते रहेंगे 10,000 रुपीज। अब इक्विटी में क्या है, अगर मान लो कि कोई साल मान लो महर्त के बिजनेस को मान लो कम प्रॉफिट हुआ या फिर मान लो लॉस हुआ, तो प्रार्थी को भी लॉस होगा। और मान लो एक साल मान लो महर्त से बहुत अच्छा चल गया, मान लो 10 लाख रुपए कमाया गया, तो उस साल प्रार्थी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये बेसिकली एक वेरिएबल चीज हो गई इक्विटी। सो बेसिकली व्हेन यू डू इक्विटी, व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू समवन बिजनेस, आप वो बिजनेस का रिस्क ले रहे हो। वेयर इन डेट यू ओनली वांट अ फिक्स्ड अमाउंट। तो वापस इसमें क्या चीज आ गई, हमने जो सबसे पहले बात की थी, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। अब आप मुझे बताइए कि इसमें रिस्क किसमें ज्यादा है, इक्विटी में या डेट में? इक्विटी में। रिवॉर्ड किसमें ज्यादा होगा? इक्विटी। एग्जैक्टली। तो वैसे देखें तो अगर आप डेट देखो तो डेट में आपका रिस्क कंपेयर टू इक्विटी कम है और रिवॉर्ड भी कम है। और वो चीज अगर देखो तो इक्विटी में यू गेट अ मोर बेटर रिवॉर्ड। इसीलिए हम कहते हैं कि इन इक्विटी इन द लॉन्ग टर्म यू अर्न अराउंड 14 to 15%, और वही चीज डेट में यू अर्न अराउंड 7-8%। तो ये जो आपको डिफरेंस मिल रहा है 15 और 8 के बीच में, ये आपको रिस्क रिवॉर्ड वाला डिफरेंस मिल रहा है। The reward in equity is better than the reward in debt। किसी को अभी यहाँ पे डाउट हो कि इक्विटी क्या है, इक्विटी नहीं पता चला, एनीवन? और देखो मैं आपको एक चीज मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बोलता हूं, द ओनली स्टूपिड क्वेश्चन इज द क्वेश्चन दैट यू डू नॉट आस्क। तो कभी भी वैसे मत कि यार मुझे डाउट है, पर यार ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी कि मैं डाउट पूछूं, मैं नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, बोल ही दो। आप सोचो मत कि वो क्या सोचेगा, मैं क्या सोचूंगा। डायरेक्टली आस्क a question। The only stupid question is the one that you do not ask। So ask every question here, बिल्कुल भी शर्माना मत, right? Keep it very interactive। हाँ तरंग। भैया, और ये जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस है, वो क्या परसेंटेज ऑफ मनी इन्वेस्टेड पे डिपेंड करता है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। अब देखो इसमें होता क्या है कि मान लो प्रार्थी ने कहा कि महर्त मैं तुम्हारे बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगी, राइट? तो उसमें हुआ बेसिकली प्रार्थी पहले तो महर्त का बिजनेस समझेगी कि महर्त बिजनेस क्या करता है, और महर्त की बिजनेस समझने के बाद वो एक अराउंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूएशन का गैस मारेगी। वैल्यूएशन मतलब क्या कि अगर मान लो महर्त मान लो बेसिकली जो भी बिजनेस करता हो उसका इवैल्यूएशन करेगी। प्रार्थी भी बोलेगी मुझे लगता है कि जो महर्त का बिजनेस है वो अराउंड 5 लाख रुपीज के वर्थ है, फॉर एन एग्जाम्पल। तो वो कहेगी कि ये महर्त का बिजनेस 5 लाख रुपीज के वर्थ है, और अगर मैं महर्त के बिजनेस में आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करती हूँ, तो अगर मान लो 5 लाख का बिजनेस वर्थ है तो मुझे 1 लाख के हिसाब से मुझे 20% स्टेक मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से आप का वैल्यूएशन करते हो और फिर आप उसमें कितने पैसे डालो, उस हिसाब से आपको वो बिजनेस का स्टेक मिलता है। यस यस। ये जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस होती है शेयर्स थ्रू। तो बेसिकली इक्विटी में आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, और आपको शेयर्स खरीद के वो कंपनी में एक छोटा सा स्टेक मिलता है। अगर आप शेयर्स बड़े खरीदोगे तो आपको स्टेक बड़ा मिलेगा, अगर आप शेयर्स थोड़े खरीदोगे तो आपको स्टेक थोड़ा मिलेगा। दिस इज द बेसिक। यस भैया। सर मतलब
सर हम हाँ। अगर 5 लाख रुपीज का अगर लॉस हो गया तो उसका 20% लॉस इसने इन्वेस्ट किया है उसको भी होगा, ऐसा कर सकते हाँ हैं? होगा। इफ यू देखो, थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि आप वो बिजनेस के पार्टनर बन गए। अब बिजनेस का अगर प्रॉफिट हुआ तो उतना प्रॉफिट आपका, बिजनेस का अगर लॉस हुआ तो उतना लॉस आपका। यस यस यस। वो बिजनेस के राइट, यूर अ पार्टनर। जो स्टॉक्स होते हैं, शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं, वो एक टाइप की पार्टनरशिप होती है कंपनी में। इन अ सेंस यस, इन अ सेंस यस। अगर मान लो मैं कल जाके मान लो आईटीसी का शेयर खरीदता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब मुझे वो शेयर खरीदने के बदले आई पे मनी टू बाय दो शेयर्स, और मुझे क्या मिलता है? शेयर्स। सो बेसिकली दैट शेयर इज माय ओनरशिप ऑफ द कंपनी, तो आई ओन दैट मच ऑफ आईटीसी। अब आईटीसी कंपनी बहुत बड़ी है और मान लो 1-2 हजार शेयर खरीद के मुझे 0.0001% स्टेक मिलेगा, वो बात अलग है। बट बेसिकली आई ओन अ स्टेक इन द कंपनी। अब इसमें होता है कि जो शेयर, जो कंपनी है राइट, वो ये कंपनी के शेयर्स अप डाउन किस हिसाब से होंगे? बेस्ड ऑन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, बेस्ड ऑन द न्यूज फ्लोज। मान लो भी पता चला कि मान लो कोई आईटीसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, तो उसका शेयर प्राइस नीचे जाएगा। मान लो पता चला कि आईटीसी का सिगरेट का सेल्स बहुत बढ़ गया, तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो उस हिसाब से उसके शेयर्स अप डाउन होंगे, और उस हिसाब से मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए उसका स्टेक भी अप डाउन होगा। तो बेसिकली बाय बाइंग शेयर्स यू ओन अ स्टेक इन द कंपनी, और भले वो छोटा हो बट स्टेक इज अ स्टेक, राइट? दैट वे। मतलब अगर मैं बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज जो है, सेंसेक्स जो हम कहते हैं, उसके अंदर 30 कंपनीज रजिस्टर्ड है, और मुझे उस 30 कंपनी के अलावा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो क्या वहां से कर सकता हूँ क्या? मैं बाद में आऊंगा, मैं आई कम टू दिस पॉइंट, मैं बोलूंगा सेंसेक्स निफ्टी में, उसके बाद में इसके पर आऊंगा। आई कम टू दिस क्वेश्चन लेटर, पक्का आऊंगा। प्रार्थी? Yeah, so okay. भैया जो म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं वो शेयर के मतलब वो शेयर में इंक्लूड होता है कि वो अलग चीज होती है? राइट। सो देखो, ये भी मैं बाद में आऊंगा, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ पर्सपेक्टिव, बेसिकली होता क्या है? सी देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज, मान लो आज एक कंपनी है, आईटीसी है, रिलायंस है एंड एचडीएफसी बैंक है, 3 कंपनीज मान लो है। तो आई डिसाइड कि मुझे मान लो आईटीसी खरीदना है और मुझे मान लो रिलायंस खरीदना है, तो मैं डायरेक्टली आईटीसी और रिलायंस के शेयर स्टॉक मार्केट थ्रू खरीद सकता हूँ। सो बेसिकली वो मेरा डिसीजन है कि मुझे आईटीसी और रिलायंस खरीदना है, राइट? अब ये डिसीजन कैसे लेते हैं? So that comes through knowledge of the stock market, reading the company, evaluating the company, making a guess about what the company will do in the future. अब होता क्या है कि not many people can do this and there are professionals for everything. So if I decide कि मान लो मुझे आइडिया नहीं आ रहा कि कौन सी कंपनी लेनी चाहिए, but in broad I want to invest in the stock market, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा एक म्यूचुअल फंड में, and the mutual fund will take my money and use that money to invest in stocks. So basically इसमें है क्या कि I can directly invest in stocks, or I can give my money to a mutual fund, और वो म्यूचुअल फंड का होगा एक मैनेजर, and that manager will invest in stocks. ओके। तो उस तरह से और directly invest। हाँ। और भैया एक और बात, जैसे हमने सपोज रिलायंस के शेयर्स लिए, उसमें इन्वेस्ट किया। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम का मर्जर हुआ है, तो इट इज अ 51% 49% पार्टनरशिप। 49% ब्रिटिश का है और 51 रिलायंस का है। तो हमारे जो शेयर्स होते हैं वो रिलायंस में काउंट होते हैं कि मतलब जियो के अंडर काउंट होते हैं कि वो जियो बीपी में कन्वर्ट होते हैं? See, think of it like that. Say for example, आप 1000 शेयर रिलायंस के ले रहे हो, राइट? तो आपके पास रिलायंस के शेयर है, एंड रिलायंस इन टर्न हैज शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी। वो शेयर तो रहेंगे रिलायंस के पास, आपके पास नहीं आएंगे, बट इनडायरेक्टली यू आल्सो होल्ड अ स्टेक इन अनदर कंपनी। लाइक गिविंग एन एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल बुक माई शो है, तो मान लो बुक माई शो के समवॉट स्टेक रिलायंस के पास है, एंड यू होल्ड शेयर्स ऑफ रिलायंस, सो इनडायरेक्टली यू आल्सो होल्ड अ स्टेक इन बुक माई शो, बट डायरेक्टली आपको बुक माई शो के शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो मतलब वो फिर अगर बुक माई शो का ऊपर नीचे होगा तो वो हमारे शेयर के प्रॉफिट और लॉस में काउंट होगा ना? ऑफ कोर्स होगा। देखो रिलायंस, अब समझो मान लो यहाँ पे रिलायंस है, राइट? और रिलायंस मान लो 10 अलग अलग कंपनी है। अब वो 10 अलग अलग कंपनी के जैसे ऊपर नीचे होगा, उसी बीच में रिलायंस का ऊपर नीचे होगा, और आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो रिलायंस, ओके ओके। डायरेक्टली यू आल्सो इन्वेस्ट इन बुक माई शो, और आपका प्रॉफिट और लॉस रिलायंस के ऊपर नीचे होने से होगा, और रिलायंस
इसका ऊपर नीचे का होना, दैट डिपेंड्स ऑन बुक माई शो एंड सेवेरल अदर कंपनीज का ऊपर नीचे होना। ओके और दूसरा एक बात, अगर हम शेयर्स में वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में वी गेट द मनी बैक व्हेन वी रीसेल दोस शेयर्स, सो इट्स अपॉन अस ना कि हम देख के फिर रीसेल करें कि अभी ऊपर है तो अभी बेचते हैं, तो दैट वे वी कैन अवॉइड लॉसेस। इन अ वे यस यू कैन अवॉइड लॉसेस, बट अब डिटरमाइन वेदर ये अभी उसका भाव ऊपर है नीचे है इज इज इजियर टू से दैन डूइंग इट। तो अगर मैं बोलूं कि मान लो अभी होल्ड करना चाहिए, बट व्हाट इफ मैं बोलूं कि अभी कंपनी अच्छा करेगा और मान लो सही में कंपनी बुरा कर रही है, तो प्राइस विल गो डाउन, सो इन दैट केस आई लूज मनी। या ओके ओके, मतलब जब तक आप बेचेंगे नहीं तब तक तो उतना मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा ना, यू स्टिल हैव होप्स। या यू डू हैव होप्स, बट कब पता कि वो होप्स कब फ्रुक्टिफाई हुआ है ना, रिस्क ऑलवेज रिमेन्स। या आई गॉट दैट। लदानी मुकुंद। यस, सो भैया कि डिविडेंड जो देती है कंपनी, यानी कि वो पूरे साल में जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और मेरा जो स्टेक था उसके हिसाब से मुझे जो पैसे मिले उसे ही डिविडेंड कहते हैं ना। हाँ, I'll come to this later, ये बाद में आऊंगा, I'll come to this, we'll come to this decision, मैं आऊंगा बाद में इसके ऊपर for sure, हम will talk about this later। खुश? ये म्यूचुअल फंड और एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है? देखो, I'll come to this later once again, but आपको मैं बोल लूं कि म्यूचुअल फंड क्या है कि बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड व्हिच इन टर्न इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। अब एसआईपी का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखो, कोई बोल सकता है कि मुझे अभी मार्केट अच्छा लग रहा है तो मैं अभी एक साथ 1 लाख रुपए डाल देता हूँ म्यूचुअल फंड में, और कभी मानो लोग बोल सकते हैं कि लाइक अभी नहीं, मैं थोड़े टाइम के बाद डालूंगा। एसआईपी क्या करता है बेसिकली कि एवरी सम टाइम फ्रीक्वेंसी, मे बी 1 मंथ, मे बी 15 डेज, मे बी 3 मंथ, कोई टाइम फ्रीक्वेंसी पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी यू विल डायरेक्टली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, वो हो गया आपका एसआईपी। तो बेसिकली मंथली एसआईपी मींस दैट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी यू विल इन्वेस्ट एवरी मंथ ऑन मंथ ऑन मंथ ऑन मंथ ऑन मंथ। तो वो होगा आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। So according to a system, a specific time frame and a specific amount of money, you keep investing that money in that time period. हर महीने, हर 3 महीने, हर 15 दिन, उस तरह से। That is your SIP. अगर वो लॉस में, मतलब क्या कहते हैं, अगर अचानक से लॉस में आ गया तो फिर अगर इन्वेस्ट करते गए तो प्रॉब्लम नहीं होगा? फिर हो सकता है, जरूर हो सकता है। अब अभी का एग्जांपल ले लो, अभी मान लो फरवरी में निफ्टी था 12,000 ब्रॉड और मार्च में मान लो आ गए निफ्टी 7,500, तो समवन हु इन्वेस्टेड एट 12,000 lost money when nifty was at 7,500. अब one thing over here, many of you would not know कि निफ्टी सेंसेक्स क्या है भाई, क्या बात कर रहे हो, तो I'll tell you thing। हमने बात की इक्विटी की। अब there are several companies, right? We'll come to this part later, but there are several companies. Now, whenever I say Nifty or Sensex, basically ये index है, index made of specific companies। तो इन निफ्टी और 50 कंपनीज है, तो निफ्टी इज एन इंडेक्स मेड ऑफ 50 कंपनीज और उसका एवरेज का एक प्राइस देता है, सो यू गेट अ सेंस ऑफ व्हाट द ओवरऑल मार्केट इज डूइंग, ओवरऑल ऑन स्टॉक्स ऑन एवरेज कैसा परफॉर्म करे, दैट थिंग यू गेट टू नो। एंड सिमिलरली सेंसेक्स इज अ इंडेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 30 स्टॉक्स। तो बेसिकली ये सब दो इंडेक्स है थ्रू व्हिच यू कैन गॉज द ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस, उसको बोलते हैं इंडेक्स। अच्छा, तो मार्केट जो है वो स्टेबल रहे तो ही अच्छा है, बहुत ज्यादा हाई हो जाए या फिर बहुत ज्यादा लो हो जाए वो अच्छा नहीं है। एक तरह से बात सही है, पर वैसा होता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि रिस्क है जो रिवॉर्ड है, राइट? तो वैसे आप देखो तो इक्विटीज में रिवॉर्ड है तो एक तरह से रिस्क इन द सेंस वोलेटिलिटी भी है, तो ऊपर नीचे भी होगा। आज अभी मान लो निफ्टी 13,000 है तो कल मान लो 10,000 भी हो सकता है, तो आपको ऊपर नीचे वाला पार्ट हो। नेशन की इकोनॉमी के लिए स्टेबल रहे तो ही अच्छा है ना। अच्छा इन द सेंस व्हाट अच्छा, मतलब अच्छा आप किसे देखते हो, दिस बिकम सब्जेक्टिव, इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक, अच्छा इन व्हाट सेंस। तो उस तरह से मोहर्त हमने जैसा भी वो किया रुपी और डॉलर का कंपैरिजन, तो वो भी एक रीजन हो सकता है ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्रिंटिंग कर दी नोट्स की, डेवलपमेंट रीजन ना हो उसका, प्रिंटिंग करने से भी होता है ना। हुआ अग्रीड, दैट कैन बी अ रीजन, बट बेसिकली वो आपका इकोनॉमिक रीजन ही हुआ ना। गवर्नमेंट को प्रिंटिंग क्यों करनी पड़ी? बिकॉज द इकोनॉमी वाज नॉट फंक्शनिंग दैट वेल, तो उनको रुपी सप्लाई बढ़ाना पड़ा।
बेसिकली दिस ऑल आर रीजंस फॉर द इकोनॉमी नॉट वर्किंग वेल. अब मान लो मुझे कहोगे कि जिम्बाब्वे में फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, लाइक 100%, 1000%, तो क्यों है? बिकॉज द द थिंग इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, तो आपको फिर उतना प्रिंटिंग करना पड़ता है. तो गवर्नमेंट सोचती नहीं है प्रिंटिंग करने से पहले नुकसान होगा, मतलब सोचती है, बट देयर आर सेवरल थिंग्स टू इट. देयर आर सेवरल थिंग्स, मतलब कई कबार कोई और स्कोप नहीं होता, कई कबार हो जाता है, लाइक डिफरेंट गोइंग आउट ऑफ लेन, तो मतलब होता है वैसा. अभिमन्यु भैया हम लोग जैसे बात कर रहे थे इंडियन यूएस डॉलर की, अगर हम लोग खाली डेवलपमेंट इश्यूज में देखें तो अगर हम जापान का देखें वर्सेस यूएस जापान इंडेक्स, तो आप देखोगे कि इन कंपैरिजन टू इंडियन करेंसी जापान की ज्यादा नीचे आई है, बट डेवलपमेंट इंडिया के मुकाबले उसका काफी ज्यादा है. अब सी वेरी गुड पॉइंट ओवर हियर. नाउ ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, किसी को भी अगर कंपेयर करते हो यू हैव टू मेक अ रिलेटिव कंपैरिजन. अगर मैं बोलता हूँ कि जापान का नीचे आया है, अग्रीड, बट यू सी रिलेटिवली, तो रिलेटिवली जापान जो 1990s में था और अभी क्या है, एंड रिलेटिवली अभी अभी इंडिया क्या 1990s में गया, आपको रिलेट करना पॉइंट ऑफ टाइम. सब एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं लिख सकते कि मतलब इकोनॉमी कैसा है, रिलेटेड टू दैट पॉइंट. एंड अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी आल्सो देयर आर सेवरल रीजंस फॉर द रूपी फ्लक्चुएटिंग. तो सिर्फ इकोनॉमी भी नहीं, देयर आर अदर रीजंस आल्सो. Like after globalization, we have seen decline in currency rates. Yeah, agreed. True. Okay. Yeah, that was the only. Yeah, Pranav? यस भैया, ये सब आप बता रहे हो इक्विटी और वो सब, पर प्रैक्टिकली ये सब अकाउंट खोलना कहाँ से रेफर करके देखना कि कौन. we will come to this, पक्का आएंगे इसके ऊपर, आएंगे. आर्यन अभी कौन से सेक्शन से डाउट्स पूछना है? मेरे को डाउट था 7th सेक्शन में. अरे आते इसमें आई गेस पीपल हैव नॉट, मतलब पूरा का पूरा पढ़ा नहीं है, तो आई विल कम ऑन दिस, ये डिस्कस करते हैं एंड विल कम टू दैट. सो अभी सिर्फ फर्स्ट सेक्शन का डाउट पूछना है. हाँ, अभी सिर्फ फर्स्ट सेक्शन का डाउट पूछ रहे हो आप? फर्स्ट इन द सेंस कि लाइक मैं जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं उसके रिगार्डिंग टॉपिक पूछो एंड आई मूव ऑन, क्योंकि अभी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, यू नो, देन आई एम डूइंग ऑल द क्वेश्चंस, इसलिए ओके नाउ यू नो आई कैन मूव फास्ट, बट फिर लाइक टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे. या अब आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो ये बेसिक चीज अभी किसी को अगर है क्वेश्चन तो मैं ले लेता हूँ एक बार, बहुत है. एक काम करते हैं, विल टेक योर क्वेश्चंस लेटर. अभी है 3 जन, बट विल टेक इट लेटर. विल फर्स्ट ऑफ ऑल मूव ऑन. तो ये चीज आपकी हो गई इक्विटी की, रियल एस्टेट एंड कमोडिटी की. अब द कमिंग पार्ट ऑफ रेगुलेटर्स, ये है टेक्निकल टर्म है, बट जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि इन ऑर्डर फॉर यू टू बाय शेयर्स, अब बोलो कि मुझे इतने शेयर खरीदने हैं या वो फलाना ठिकना है, तो बहुत सारे रेगुलेटर्स आते हैं दैट रेगुलेट कि आपको शेयर मिल जाए, आपका पेमेंट आ जाए, वो सारे प्रोसीजर जो होता है उसके लिए सारे रेगुलेटर, एसबीआई एंड सेवरल अदर थिंग्स. तो ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डू रीड दिस थिंग, बट विल कम टू दिस लेटर ऑन. अब आगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, मतलब बेसिकली होता क्या है, मुझे पूछ रहा था आई गेस कोई ग्रुप पे कि स्टॉक के, यू नो, ब्रोकर और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क होता है. तो बेसिकली इफ आई से कि आज मान लो मुझे 1000 शेयर आईटीसी के खरीदने हैं, तो आई विल टेल टू ए ब्रोकर कि भाई तू मेरे अकाउंट में 1000 शेयर आईटीसी के खरीद और मैं तुझे इतने पैसे दूंगा. तो ब्रोकर विल बाय 1000 शेयर्स फॉर मी एंड आई विल पे हिम दैट मेनी रुपीज. जबकि म्यूचुअल फंड में आई गिव द म्यूचुअल फंड हाउस और म्यूचुअल फंड मैनेजर दिस मच मनी एंड म्यूचुअल फंड उसके हिसाब से उसके एनालिसिस मुजब स्टॉक्स खरीदेगा. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. तो फिर ब्रोकर को फायदा कैसे हुआ? एग्जैक्टली, ये आपने पूछी सही बात, ब्रोकर को फायदा कैसे हुआ. तो अगर मैं आपको बात बोलूं कि मान लो आज मुझे 1000 शेयर खरीदने आईटीसी के, तो मान लो वो ब्रॉडली आज हुए 2 लाख रुपए के, तो ब्रोकर चार्जेस अ वेरी स्मॉल फी ऑफ दैट अमाउंट, लाइक 0.001%, और डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ब्रोकर्स. सम ब्रोकर में चार्ज 0.1%, सम में चार्ज अ फ्लैट फिक्स्ड फी. तो ब्रोकरेज के अलग अलग रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं, तो दे चार्ज यू दिस फीस फॉर एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड. तो ये आ गया आपका ब्रोकर का रेवेन्यू मॉडल. अब समझो, जैसे कि मैं कोई शेयर खरीदता हूं, राइट, तो जैसे आप बैंक में आपके पैसे रखते हो, वैसे माय शेयर्स स्टे विद द डिपॉजिटरी. अब 2 डिपॉजिटरी है, वन इज एनएसडीएल एंड द अदर इज सीडीएसएल.
NSDL is some National Stock Depository Limited and CDSL is something else. मुझे full form याद नहीं है, but 2 depository है. And every broker has every broker can be a depository participant. ये complex है, but समझने की जरूरत नहीं. But just I'll tell you that कि basically आपके shares एक डीमैट अकाउंट में रहते हैं. That डीमैट अकाउंट lies with a depository participant. वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट आपका ब्रोकर है, और वो ब्रोकर जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है वो कहीं तो NSDL या तो CDSL का डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होगा. 2 डिपोजिटरी NSDL और CDSL, उसके होते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, दैट इज DP, और उसके होते हैं डीमैट अकाउंट्स, और उस डीमैट अकाउंट आपका होता है जिसमें आपके शेयर्स रहते हैं. इसमें लाइक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल में आपको तो काम नहीं आएगा, बट दैट इज जस्ट फॉर नॉलेज. सो रीड दिस पार्ट. आपने मोस्टली पढ़ा होगा, बट नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लेना कि क्या होता है. नाउ कमिंग टू द IPO मार्केट्स. देख बेसिक सर इसमें एक डाउट था थर्ड सेक्शन. हाँ बताइए. मतलब मुझे ये पूछना था कि ट्रेडिंग अकाउंट्स मतलब जैसे कि बैंक अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, लाइक या तो ICICI का होगा, HDFC का होगा, या फिर SBI का बैंक अकाउंट होगा. तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब तो कोई भी मतलब अगर कोई पर्सनल ब्रोकर भी है तो उसका भी ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है, या फिर कोई फर्म का ही होता है? नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि आपका कोई ब्रोकर के साथ अगर ट्रेडिंग अकाउंट है, सो बेसिकली दैट पर्सन मस्ट बी एसोसिएटेड विद NSE और BSE, दैट इज स्टॉक एक्सचेंजेस. अब स्टॉक जहां पे आप जाके शेयर खरीद या बेच सकते हो, तो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट, और उसमें फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट. तो मैं डिफरेंस में भी नहीं जाऊंगा, दैट इज अ बिट टेक्निकल, बट जस्ट टू लेट यू नो, बेसिकली होता क्या है कि यू नीड अ ट्रेडिंग अकाउंट इन ऑर्डर टू बाय और सेल शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट. आपको अगर शेयर खरीदने हैं या शेयर बेचने हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, और वही शेयर आपको रखने होते हैं डीमैट अकाउंट में. उसे वो समझ गया मैं. लाइक डीमैट अकाउंट है, सब लोग का अलग अलग खुद का होता है डीमैट अकाउंट, जैसे कि मेरा होगा मेरा डीमैट अकाउंट, आपका होगा आपका. बट ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो हम लोग ब्रोकर का ट्रेडिंग अकाउंट ही यूज करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, या हम सब लोग को मतलब सबका अलग-अलग ट्रेडिंग अकाउंट है, सबका अलग-अलग मतलब अगर हम दोनों जो है अगर वो सेम ब्रोकर के पास से करवा रहे हैं अपना ट्रेडिंग, तो आप हम दोनों का अलग-अलग पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट होगा, या फिर हम लोग ब्रोकर का यूज करते हैं? अलग-अलग ट्रेडिंग अकाउंट होगा. अच्छा. और ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसा कोई मतलब इंस्टीट्यूशन नहीं होता ना, मतलब जैसे कि कोई बैंक, जैसे बैंक अकाउंट्स होते हैं, मतलब ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता, वो सिर्फ नॉर्मल एक अकाउंट ही होता है एक. अग्री, नॉर्मल एक अकाउंट होता है, पर नॉर्मल अकाउंट देता कौन? इंस्टीट्यूशन गिव्स दैट टू यू. तो अगर मान लो HDFC सिक्योरिटीज है, तो HDFC सिक्योरिटीज विल गिव यू ट्रेडिंग अकाउंट थ्रू व्हिच आप ट्रेड करोगे. बट ट्रेडिंग अकाउंट में कोई कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस नहीं होता ना, मतलब कि इस कॉर्पोरेट का ट्रेडिंग अकाउंट है ये जैसे कि ICICI का बैंक अकाउंट है, SBI का बैंक अकाउंट है, वैसा नहीं होता ना ट्रेडिंग अकाउंट में. वो सिर्फ एक नॉर्मल होता है. एंड आई टेल यू व्हाई क्यों होता है. क्योंकि आपका जिसका भी ट्रेडिंग अकाउंट है, लाइक आप जिसका ट्रेडिंग अकाउंट ले रहे हो वो हो गया आपका ब्रोकर, एंड हर ब्रोकर का अलग अलग फॉर्मेट होता है ब्रोकरेज चार्जेस का या आपको मार्जिन और लेवरेज का. तो उस हिसाब से हर ब्रोकर का अलग अलग होगा ट्रेडिंग अकाउंट, उस हिसाब से आपको अलग अलग बेनिफिट्स और उसके वो मिलेंगे. तो उस तरह से अलग हुआ. तो उस हिसाब से तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट्स का वैरायटीज मतलब thousands होंगे, मतलब 10,000 होंगे सब. हाँ, मतलब एवरी जैसे मान लो बैंक कितने अलग अलग है, वैसे ब्रोकर फिर भी मतलब लिमिटेड अमाउंट बात है बैंक्स, मतलब ऐसा 10-15 बैंक होंगे. हाँ, तो जैसे मतलब ब्रोकर भी मान लो 50 ब्रोकर्स, लाइक अराउंड 100-500 जितने होंगे ब्रोकर्स, अराउंड 500,000 ब्रोकर्स. कई छोटे छोटे होते हैं, कई बड़े बड़े होते हैं. हाँ, मतलब ऐसा टाइप का. ठीक है, ओके, आई गॉट इट. राइट भैया, बट ब्रोकर होना कंपल्सरी होता है? मतलब हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई, मतलब is there any medium through which we can directly invest our money, or we have to have a broker for it? No, you have to have a broker. You have to have a broker because basically क्या है, पूरा एक intermediary functionality है जिसमें you use that broker in order to buy stocks from the exchange. So you place a order कि मुझे इतने स्टॉक खरीदने हैं through your broker, and the broker sends it to the exchange. Exchange भी order matching होता है, and you get your shares, and you have to pay the money to the broker, and broker in turn pays it to the exchange. तो मतलब वो पूरे सिस्टम है. So you must have a broker in order to trade in the market. Okay. हम खुद भी ब्रोकर बन सकते हैं, मतलब बनना. तो ऑफ स्टॉक्स और वो सब में कहते हैं उसमें भी होते चार्ज होते, बहुत सब अलग अलग चीज होते हैं. बट yes, it is possible. But लाइक मान लो अगर चार्ज से मतलब 1 करोड़ रुपए होते हैं, मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, कहने से. हाँ, बताइए.
हाँ, जैसे कि आर्यन की एक कंपनी है और एक आप की कंपनी है, और आप दोनों की कंपनी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आर्यन की कंपनी ऊपर आएगी तो आपकी नीचे जाएगी, और आपकी ऊपर गई तो आर्यन की नीचे आएगी। अब मैंने क्या किया, आप दोनों की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, सही है। अब आर्यन की नीचे गई तो आपसे फायदा होगा मुझे, और आपकी नीचे गई तो आर्यन से फायदा होगा, तो मैं स्टेबल रह गया। और ओवरऑल दोनों की कंपनी तो जा ही रही है, क्योंकि वो प्रोग्रेस करने के लिए कंपनी होती है, तो मेरा अल्टीमेटली फायदा ही होगा ना। सही बात है, सही बात है। मेरी बात कब सही है, होगा? बट अभी कब होगा? समझो समझो, मान लो मेरी और आर्यन दोनों की कंपनी मान लो आईटी सेक्टर में है, तो आपने अगर मान लो हम दोनों की कंपनी में इन्वेस्ट किया और ओवरऑल आईटी सेक्टर मान लो ऊपर ऊपर जा रहा है, ओवरऑल आईटी सेक्टर बुलिश है, तो आपको फायदा होगा। और मान लो मेरी और आर्यन दोनों की मान लो कंपनी है पावर की कंपनी हो, और मान लो ओवरऑल पावर सेक्टर ही जा रहा है, तो आपको फायदा नहीं होगा ना उसका। तो हम कौन से सेक्टर में है, हमारा बिजनेस कौन सा सेक्टर में है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हम इधर सेक्टर इज अ बुलिश और बेरिश फेज। तो ये सबका एक नियम होता है कि कहीं फायदा हो तो कहीं नुकसान भी होगा। हम दोनों ही जगह इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारा तो नुकसान ही नहीं होगा फिर। तो फायदा भी नहीं होगा वैसे तो मैं बोलूँ तो। स्टेबल रहेंगे। वैसा भी नहीं है ना, अगर मैं आपको कहूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल शुगर कंपनीज है, राइट, तो शुगर कंपनीज मान लो ऑन एवरेज सारे शुगर कंपनीज ने बहुत बुरा किया है, तो अगर आप सारी शुगर कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो पैसे खोते। अच्छा, तो मतलब वैसे नहीं हो सकता। और मैं जो बोल रहा हूँ कि इंडेक्स, तो इंडेक्स बेसिकली क्या है, सारी कंपनीज के कॉम्बिनेशन है। तो जब इंडेक्स ही अप डाउन हो रहा है तो लाइक आपका आप भी अप डाउन होंगे ही ना। वैसे बेसिकली इंडेक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेवरल कंपनीज। यस यस। हेलो सर, जो सारी कंपनीज होती है वो एक ही स्टॉक मार्केट में होती है। देखो स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या, ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है कि स्टॉक मार्केट शेयर बाजार। अब कंपनी क्या है, कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है। आई कम टू दिस लिस्ट पार्ट, मैं आईपीओ में डिस्कस करूंगा होता क्या एग्जैक्टली, विल कम टू दैट। यस भैया, भैया तो मतलब हमारे लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना मतलब सेफ और होता है ना, क्योंकि वैसे तो लगा ही रहे, लेकिन जिससे हम करवाते तो उसको तो मतलब पता ही होगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं मार्केट में। होगा होगा, बट इन वन सेंस इफ यू सी तो मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है, राइट। सो नोबडी कैन प्रेडिक्ट एग्जैक्टली कि क्या होगा। कितना भी मान लो इंसान पढ़ा लिखा हो, यू कैन नॉट टेल कि श्योरिटी से कि ये ही होगा या वो ही होगा। सो इन दैट सेंस इट इज ऑलवेज रिस्की। रिस्क तो है ही, तो वोलेटिलिटी भी है और रिस्क भी है। तो वैसे आई ना टेल यू आपको डेफिनेटली पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज देयर इज रिस्क। तो मैंने अभी बोला इफ यू सी निफ्टी, राइट, आई टोल्ड यू निफ्टी इज द इंडेक्स। इफ यू सी द निफ्टी, अगर आप अभी एक साल बाद देखो तो निफ्टी यहाँ पे अभी कितना था, 12,200 था, और कोरोना वायरस में आते आते नीचे नीचे आते अभी 7,500 आ गया था। तो किसी ने मान लो यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता वो पैसे खोता, और किसी ने मान लो यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो 7,500 आज मतलब 13,800 पे पैसे कमाता। तो दिस इज ऑल रिलेटिव थिंग्स, राइट। और रिस्क तो है, और पैसे खोते भी है और पैसे कमाते भी है। सो लाइक दिस इज थिंग, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज योर लॉन्ग टर्म, 3 साल 5 साल 7 साल, इन दैट टाइम फ्रेम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी यू मेक मनी, आपको पैसे मिलते ही। बट दैट आल्सो कैन बी फॉल्स इन केस ऑफ जापान, एज आई टोल्ड यू 30 साल में आपने पैसे खोए जापान में। भैया पर ये निफ्टी तो 50 कंपनीज का इंडेक्स है, राइट। तो सपोज कोई कंपनी मतलब लॉस में भी जा सकती है ना, वो एवरेज आउट हो जाएगा ना। पर ये जो 7500 से 13,000 हुआ है, पर वो तो एवरेज आउट होगा ना। तो मतलब लॉस में लॉस हुआ होगा तो और प्राइस कम होगी ना, तो एंड ऑफ द टाइम तो लॉस ही हुआ ना। तो कम प्राइस में बाय किया तो भी आइडिया नहीं है, और वापस बताइए। सपोज 7500 के टाइम पे मतलब बाय किया, और सारी कंपनीज का थोड़ी प्रॉफिट हुआ है, जरूरी नहीं, राइट। वो एवरेज आउट हुआ है, वो एवरेज आउट मतलब ज्यादा हुआ है ना प्राइस उसकी। देखो एवरेज आउट मतलब क्या, अगर मान लो निफ्टी में 50 कंपनीज है, राइट, तो आप एक बात समझिए, देखिए कोई भी कंपनी का प्रॉफिट या लॉस होगा, राइट। या प्रॉफिट करेगी या लॉस करेगी। अब वो कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है कितना लॉस कर रही है, उस हिसाब से आप उस हिसाब से मतलब आप डिटरमिन करोगे वो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। ओके। और जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन उसका होगा स्टॉक प्राइस। तो 7,500 मतलब कि ऑन एवरेज बेसिकली के निफ्टी 7,500 है, तो मतलब क्या स्टॉक का भाव 7,500 है। तो वो जब बढ़ के 13,000 हो गया तो आपको पैसे मिले हैं, क्योंकि 7,500 to 13,000 वो जो प्रॉफिट लॉस चीज है उससे डिराइव्ड है स्टॉक।
तो अगर प्रॉफिट लॉस करता है वो, या फिर फ्यूचर में उसका प्रोस्पेक्ट क्या होगा प्रॉफिट लॉस का, उस हिसाब से आपको मतलब अभी उसका प्राइस मिलेगा। आपको इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में पता? हाँ, पर अभी उसकी वजह पूरा ऑफ टॉपिक है, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, वो ऑफ टॉपिक है। और भैया हाँ, क्या हमें निफ्टी में ऐसा है कि अगर मैं आज कोई शेयर, अगर मैं आज 1,000 रुपीज निफ्टी का शेयर, कुछ शेयर खरीदता हूँ और एट सर्टन टाइम अगर कुछ नुकसान होता है तो मुझे एट सर्टन टाइम मुझे वो पे करना ही पड़ेगा? नहीं नहीं, सी आप क्या कर रहे हो, आप वो कंपनी में 1,000 रुपया डाल रहे हो, अब मान लो नुकसान हुआ तो आप जब बेचने जाओगे तो आपको 1,000 के बदले मिलेंगे 900 रुपए। जब बेचोगे 900 पे तो आपको मिलेगा 100 रुपए का नुकसान, पर आपको कुछ जेब से पैसे नहीं देने के हैं, वो आपका नुकसान आपके भाव में दिख रहा है। आज जब भाव मान लो 1,000 का 100 रुपए का मतलब 90 रुपए हो गया तो आपको हुआ ही नुकसान है, पर आपको जेब से कुछ एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना है। तो निफ्टी में भी हम कभी भी खरीद और बेच सकते हैं? हाँ हाँ, स्टेक्स, राइट, यू कैन कर सकते हो। हेलो भैया, ब्रोकर तो बस ये करता है ना कि मतलब जो हम बोलते हैं वो स्टॉक बेच देता है या फिर खरीद लेता है। एग्जैक्टली। तो ब्रोकर बड़े और छोटे कैसे होते हैं, मतलब जैसे आपने कहा था अभी? अब एक बात समझिए, अब मान लो एक ब्रोकर के 10 क्लाइंट है और एक ब्रोकर के 10 लाख क्लाइंट है, तो उस हिसाब से जो ब्रोकर का वॉल्यूम होगा वो एक का छोटा होगा, एक का बड़ा होगा। उस हिसाब से कोई ब्रोकर बड़ा हुआ, कोई ब्रोकर छोटा हुआ। जैसे मान लो कोई बैंक के, तो एक बैंक के मान लो 100 कस्टमर, दूसरे बैंक के मान लो 10 करोड़ कस्टमर है, तो उस हिसाब से बैंक बड़ा हुआ और छोटा हुआ, वैसे ही ब्रोकर बड़ा हुआ या छोटा हुआ। तो जैसे कोई बड़ा ब्रोकर है वो ज्यादा परसेंटेज लेगा कुछ, मतलब जो भी उनका होता है? नहीं, परसेंटेज ज्यादा लेगा, उसके क्लाइंट्स ज्यादा है, तो ओवरऑल जो टर्नओवर, ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा वो उस ब्रोकर का ज्यादा होगा। उसका जो रेवेन्यू मॉडल है कि जो कितना ब्रोकरेज लेगा वो एकदम अलग चीज है, हम उसकी बात कर ही नहीं रहे अभी, वो हर एक ब्रोकर का अलग होता है। वो हर्षद मेहता और वो सब लोग ब्रोकर कहलाते हैं ना? नहीं, हर्षद मेहता मार्केट पार्टिसिपेंट था, उसका शायद ब्रोकरेज कंपनी था भी सही, मैं श्योर नहीं हूं, पर वो बेसिकली मार्केट पार्टिसिपेंट था, वो मार्केट में शेयर खरीदता था, बेचता था, उसकी कंपनी से वो सब करता था। भैया मनी मार्केट क्या होता है वो समझ नहीं आया था उसमें। कौन सी मार्केट? मनी मार्केट क्या था जो? हाँ देखो, हमने अभी बात की डेट की, ये कंपनीज जो होती है वो भी डेट रेस करती है, जो उसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर। अब मनी मार्केट बेसिकली मतलब जहाँ पे कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज डेट रेस करती है, उसको एक तरह से मनी मार्केट बोलते हैं। वो एक छोटा सा पार्ट हुआ। दूसरा बड़ा पार्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आता है, जो गवर्नमेंट मनी रेस करते हैं थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो भी सब उसको सब मिला जुला के मनी मार्केट बोलते हैं। वही जॉबर क्या होता है? वो भी रहने दो, वो भी अभी काम का नहीं है, वो मतलब पुरानी बात हो गई, पर अभी अभी उसको जाने दो। बेसिकली उसमें होता ही है कि ब्रोकर बेसिकली आपकी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है, और जॉबर है ना बहुत शॉर्ट टर्म करता है, कि बेसिकली मान लो भाव 100 रुपए चल रहा हो ना, तो एक जन मान लो 98 पे खरीदेगा और 102 पे बेचेगा, और क्विक क्विक ट्रेड्स करेगा और मार्केट को बेसिकली लिक्विडिटी देगा, उसको जॉबर बोलते हैं। तो पहले बहुत होते थे, अभी मतलब उसको अलग, उसको मार्केट मेकर बोलते हैं। तो अभी जो पहले के टाइम में जो जॉबर होते थे वो अभी नहीं होते, क्योंकि जो अब तो ऑनलाइन हो गया। हाँ, तो भैया वो क्या वो जो सर्टिफिकेट्स और वगैरह जो पोस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि 1,000 रुपए का सर्टिफिकेट लिया या 50,000 का लिया, जो मतलब 5 साल की ड्यूरेशन का होता है या 10 साल की ड्यूरेशन का होता है। हाँ। वो क्या है, मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आता है और उसमें फिर कैसे होता है? आई एम नॉट श्योर, बट लाइक मोस्टली जो तुम बोल रही हो मेरे ख्याल से जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, वो पोस्ट ऑफिस के इन्वेस्ट, हाँ वही पोस्ट, तो दैट इज मोस्टली डेट। तो जैसे लाइक बैंक के एफडी होते हैं, वैसे ही पोस्ट ऑफिस के थोड़े फंड्स या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती है डेट की, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो होगा आपका पोस्ट ऑफिस वाला पार्ट, वो बेसिकली आया सब डेट में। आप बैंक एफडी करो या पोस्ट ऑफिस में डालो या फिर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स लो, वो सब बेसिकली आया आपका डेट में। तो वो रिस्क उसमें कम होता है, राइट? तो फिर वो रिटर्न्स भी कम देता है। एग्जैक्टली। ओके, तो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो कौन सा प्रेफरेबल ऑप्शन होता है? डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। मगर मान लो आपको रिस्क एकदम कम रहना है, देन यू शुड गो विद एफडी। पर मान लो अगर आप रिस्क ले सकते हो, देन यू शुड गो विद इक्विटी। So this is a personal choice to make. Depends on your risk profile. Okay.
मैं पूछ रहा हूँ मनी मार्केट में सिक्योरिटीज क्या होता है? पर बेसिकली जो भी चीज ट्रेड होती है ना उसको सिक्योरिटीज बोलते हैं। जैसे मान लो स्टॉक मार्केट में हम किसी स्टॉक्स बोलते हैं, वैसे उसमें हम क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कमर्शियल गारंटी टाइप हो गया ना कि कॉर्पोरेट हमें इतना सिक्योरिटीज, मिला तो हुआ। बेसिकली उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। ओके। हेलो भैया, हाँ प्रणव, ये था कि ये हम लोग जो निफ्टी जो है उसमें 50 कंपनीज लिस्टेड है। अब रोज उसमें ट्रेडिंग होती है, तो क्या वो नए नए शेयर्स निकालते हैं क्या हर रोज? क्योंकि अगर हम 1000 शेयर्स खरीदने तो किसी को 1000 बेचने तो चाहिए। एग्जैक्टली जब मैं 1000 खरीदूंगा तो सामने कोई 1000 बेचेगा, तो बात एकदम सही है। नए नए रोज शेयर नहीं निकालते। शेयर उसके मान लो कोई कंपनी है, उसके मान लो 1000 शेयर है, तो उसकी शेयर तो 1000 ही रहेंगे। अब मान लो अगर मैं एक शेयर खरीदता हूं तो कोई सामने एक शेयर बेचेगा। अगर मैं मान लो एक शेयर बेच रहा हूं तो कोई सामने एक शेयर खरीदेगा। पर हाँ, डे टू डे सिनेरियो में नंबर ऑफ शेयर सेम ही रहते हैं। पर मान लो अगर कंपनी को एक्स्ट्रा मनी रेज करना है तो फिर वो ज्यादा शेयर्स दे सकते हैं कि आप और शेयर दीजिए और आप मुझे पैसे दीजिए, तो वो उसका जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ा भी सकता है। पर डे टू डे में सेम रहता है। पर अगर मान लो कंपनी को मान लो फॉर एग्जाम्पल स्केल अप करना हो तो उस हिसाब से वो ज्यादा शेयर्स दे भी सकते हैं। विल कम टू दैट, हम आईपीओ की भी बात करेंगे, उसमें वो आ जाएगा। तो भैया जो निफ्टी में 50 कंपनीज आती है और जो सेंसेक्स में 30 कंपनीज आती है, वो उनमें से कोई कॉमन तो नहीं है ना? मतलब कॉमन इन सेंस मतलब एक कोई कंपनी है जो निफ्टी में भी आती है और सेंसेक्स में भी आती हो? होता है, होता है ऐसा। तो हमको ओवरऑल मार्केट का पता करना हो कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो उसको कैसे पता करेंगे? आप कोई भी इंडेक्स ले लो, निफ्टी या सेंसेक्स ब्रॉड बेसिस पे आपको सेम रिटर्न ही देंगी। देखिए दो नाम है, अलग अलग उसका है, पर वो ब्रॉडली आपको सेम ही चीज बोलेगी, निफ्टी या सेंसेक्स। नहीं, ऐसा भी हो सकता है निफ्टी में ऊपर जाए सेंसेक्स में नीचे जाए। हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म वैसा नहीं होगा। शॉर्ट टर्म हो सकता है, कंपनीज कौन सी है उसके अंदर उसके डिपेंडिंग हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में वैसा नहीं होता। शॉर्ट टर्म में होता है। मान लो आज निफ्टी 1% ऊपर है पर सेंसेक्स 0.5% ऊपर है, वैसा हो सकता है, पॉसिबल। आयुष, हेलो। भैया मैं ये पूछ रहा था कि सपोज आज हम सुनते हैं कि किसी को इन्वेस्ट करना है इन द सेंस म्यूचुअल फंड्स में, तो वो बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स का रिस्क स्टॉक मार्केट से कम होता है। तो मतलब ऐसा कैसे, क्योंकि दोनों इवेंचुअली तो इन्वेस्ट एक ही जगह कर रहे हैं। सही बात है आपकी, सही बात है। अब स्टॉक मार्केट से कम होगा वो आई एम नॉट श्योर कि आप क्या बोल रहे हो, पर फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड आप वैसे बोल रहे हो कि अगर आप जाके डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, कंपेयर टू दैट इफ अ मोर नॉलेजेबल पर्सन दैट इज द फंड मैनेजर इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ, तो वो एक ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेगा, तो उस हिसाब से आपके रिस्क कम होगा, बट दैट इज डिबेटेबल। ओके ओके। तो भैया ये मतलब ऐसा था ना कि अभी मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया था पहले भी, तो ये वो लोग अगर शेयर्स पब्लिक करते हैं हमारे लिए, तो फिर ये कैसे बोलते हैं कि उनका 51% शेयर बचा है अभी? तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? क्योंकि वो 51% में से ही हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, कि वो फिर अलग होता है? नहीं देखो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो रिलायंस में, राइट? हाँ। मान लो रिलायंस की और एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल जियो। हाँ। बेसिकली अब मान लो जियो का जो स्टेक था वो 100% रिलायंस के पास था। हाँ। और मान लो रिलायंस का आपके पास 1% स्टेक था, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, आपके पास इनडायरेक्टली जियो का भी 1% स्टेक है। हाँ। अब मान लो रिलायंस कल जाके बोलती है कि मैं गूगल को 20% दे दूंगी जियो का, तो रिलायंस विल सेल 20% स्टेक ऑफ जियो टू गूगल, तो रिलायंस के पास जियो का 80% स्टेक रह जाएगा। हाँ। और आपके पास तो रिलायंस का 1% स्टेक है, तो यू ऑल्सो ओन लेस ऑफ जियो, बट बेसिकली जो ट्रांजेक्शन होंगे थ्रू रिलायंस, सो यू हैव अ डायरेक्ट ओनिंग इन रिलायंस एंड इनडायरेक्टली यू ओन रिलायंस ओन्स इट। ओके। हाँ भैया, हाँ, अगर कोई ऐसा करे कि सेंसेक्स में जितनी भी कंपनीज है, अगर सबका एक एक शेयर ले ले और फिर उसको रख दे थोड़े टाइम के लिए,
तो उसमें तो फिर प्रॉफिट ही होगा ना, क्योंकि सेंसेक्स तो बढ़ेगा ही। जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म इफ यू सी 3 years 5 years 7 years उसमें सेंसेक्स बढ़ेगा, बट इफ यू सी शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे निफ्टी किसे कम आ गई वैसे सेंसेक्स में नीचे आ सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन दी ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस। वैसा तो सी बेसिकली मैंने अभी बात की कि मोहर चला गया। अच्छा, मैंने मोहर का एग्जांपल लिया था। तो सी फॉर एग्जांपल कि आत्मन को मान लो बिजनेस चालू करना था, राइट? तो मान लो प्रार्थी ने उसको पैसे दिए, तो उस हिसाब से फिर मान लो आत्मन ने बिजनेस चालू कर दिया। अब इसमें क्या स्टेज आता है, आप समझो, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है अगर आपने सब पढ़ा है कि बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस तो पहले आप सीड कैपिटल लाते हो, राइट? उसके बाद यू हैव पीपल हु कम इन टू इन्वेस्ट इन योर स्टॉक, राइट? तो मान लो पहले तो मान लो आत्मन ने पैसे दिए, उसके मान लो उसके बाद मान लो प्रार्थी बिजनेस बहुत चल गया, सॉरी आत्मन का बिजनेस बहुत चल गया, राइट? तो प्रार्थी ने पैसे दिए थे, फिर मान लो आत्मन को चाहिए और पैसे, तो फिर मान लो आते एंजल इन्वेस्टर्स जो मान लो बड़े पैसे देते हैं, फिर आते हैं लाइक वेंचर फंड्स, प्राइवेट इक्विटी। उसके बाद एक स्टेज आता है जब आत्मन विल सेल हिज स्टॉक टू द पब्लिक। उसमें वो स्टॉक को करते हैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो बेसिकली यू लिस्ट योर स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट, जिसके बाद वो आपका स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने लगेगा एंड पीपल कैन बाय और सेल दैट स्टॉक। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं लिस्ट होना। तो बेसिकली आत्मन list his company in the stock market। उसमें दो चीज है। सी फॉर एग्जाम्पल आत्मन नीड्स मनी, सो उसका मान लो अभी पास मान लो उसकी कंपनी के मान लो 200 शेयर है। सो व्हाट विल आत्मन से, आई वांट टू लिस्ट माय मनी, आई वांट टू लिस्ट माय स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट एंड आई एम ऑफरिंग 100 शेयर्स ऑफ माय कंपनी एट XYZ प्राइस। सो पब्लिक जो होंगे वो उसके 100 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करेंगे कि आई वांट दिस मेनी शेयर्स, आई वांट दिस मेनी शेयर्स। जैसे भी कोई बोल रहा था कि समवन इन्वेस्टेड इन बर्गर किंग, तो बर्गर किंग ने कहा कि वी आर विलिंग टू सेल दिस मेनी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 60 रुपीज। तो पब्लिक ने कहा कि यस, द पब्लिक वैसे सब्सक्राइब करेगी टू दो शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 60 रुपीज। तो बेसिकली ये आकर आईपीओ का आपका पार्ट। अब इसमें दो चीज होता है। अब समझो कि मान लो भी कोई बिजनेस है एंड आत्मन ओन्स अराउंड 100% ऑफ दैट बिजनेस। अब आत्मन के पास दो चीज है, दो ऑप्शन है लिस्टिंग में। एक तो क्या बोल सकता है कि इन दी लिस्टिंग में मान लो आत्मन के पास 100% स्टेक है एंड मान लो 100 शेयर्स है कंपनी के। सो आत्मन ओन्स अराउंड 100 शेयर्स एंड 100 शेयर्स मींस इट इज 100% ऑफ द कंपनी, राइट? तो आत्मन बोल सकता है कि आई वांट टू सेल 20 शेयर्स व्हाइल आई एम लिस्टिंग माय कंपनी इन द स्टॉक मार्केट, और मैं 20 शेयर्स मेरे ही होल्डिंग में से शेयर करूंगा, सेल करूंगा। तो बेसिकली उसके बाद हुआ क्या, आत्मन का होल्डिंग आ जाएगा 80% और जो भी पैसे आए वो आएंगे डायरेक्टली आत्मन के पास। ये आपका होगा एक ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आत्मन से कि मेरे पास तो 100 शेयर है, मुझे मेरा होल्डिंग सेल नहीं करना, पर हाँ अभी कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी को मान लो एक्सपांड करना है। तो आत्मन कहेगा कि दिस कंपनी इज ऑफरिंग यू न्यू 20 शेयर्स टू सब्सक्राइब। तो आत्मन के पास तो 100 के 100 शेयर रहेंगे, पर कंपनी नए 20 शेयर देगी जो जाएंगे पब्लिक के पास। तो कंपनी के पास ओवरऑल हो गए 120 शेयर्स, जिसमें से अब आत्मन के पास रहे 100 शेयर्स और पब्लिक के पास गए 20 शेयर, और वो 20 शेयर के पैसे अब जाएंगे कंपनी के पास, आत्मन को नहीं मिलेंगे, कंपनी को मिलेंगे। सो बेसिकली ये जो सेकंड मेथड मैंने बोली, दैट इज रेजिंग फ्रेश कैपिटल। जब व्हेन यू आर रेजिंग कैपिटल फॉर द कंपनी, दैट इज रेजिंग फ्रेश कैपिटल। व्हेन यू आर डूइंग टू सेल आउट योर स्टेक, दैट इज एन ऑफर फॉर सेल, जिसमें आत्मन को पैसे मिलते हैं। I'll give you one short example if you see over here. बर्गर किंग का भी आईपीओ आया था। जस्ट वन सेकेंड। अरे मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी, बट टिल व्हेन आर यू गाइस कंफर्टेबल मीटिंग के लिए? लाइक अभी 10:30 तो हो गए, 11 o'clock इज फाइन। Yes. Yes, up to 11 is fine. हाँ, तो 11 तक करते हैं, फिर उसके बाद विल प्रोबेबली हैव अनदर सेशन इन दिस कमिंग वीक आल्सो। या आपको आएगा या नहीं कमिंग वीक में, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी है। बाद में रखना, वैसे भी कुछ नहीं पढ़ा। एग्जाम्स के बाद बाद में रखेंगे। रेडी करके भी रखेंगे। कॉलेज को 1 महीना हुआ है ना, तो कुछ वैसे भी नहीं पढ़ा है। ये सही बात है। ओके, बाद में रखेंगे। डन। भैया एक बात पूछनी थी। हाँ।
फिर जैसे कि हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो फिर वो एक शेयर का 2 कर देते, तो मतलब लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये बाद में आएंगे, ये सब कॉम्प्लेक्स है, लाइक अभी मैं अगर समझाऊंगा यू विल नॉट गेट एन आइडिया ऑफ दैट, तो ये हम बाद में आएंगे, ये आएगा, हम बाद में इसके ऊपर आएंगे। हम बात करें बर्गर किंग की, राइट? तो बर्गर किंग ने अभी उसका दिया आईपीओ, आप लाइक मोस्ट ऑफ ने यहाँ पे बर्गर किंग के बर्गर्स खाए होंगे, राइट? हाँ कि बर्गर किंग है क्या? यस। तो बेसिकली ये कंपनी आई आईपीओ के लिए, आईपीओ में उसने क्या किया, इफ यू सी ओवर हियर, उसका प्राइस रखा 59 to 60, लाइक 60 रुपीज पर शेयर, एंड इफ यू इश्यू साइज, मतलब कितने शेयर उन्होंने बेचे पब्लिक में। सो बेसिकली उन्होंने 13 करोड़ 50 लाख शेयर अराउंड बेचे, राइट, टू द कंपनी। सो बेसिकली उनका ओवरऑल इश्यू साइज दैट वाज ऑफ 810 crores. In this 810 crores are two part. One is the fresh issue and the another is offer for sale. तो मैंने कभी कहा फ्रेश इश्यू मतलब क्या, कि कंपनी ने इतने नए शेयर्स बनाए जो बेच के जो पैसे वो कंपनी के पास आएंगे। तो दिस 450 crores over here was a fresh issue. जो पैसे कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी विल यूज दैट टू एक्सपांड इट्स ओन बिजनेस। और ऑफर ऑफ सेल मतलब क्या, कि 360 crores वर्थ के शेयर जो प्रमोटर थे वो प्रमोटर ने बेचे, एंड दिस मनी विल गो टू द प्रमोटर। ये फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल का डिफरेंस आपको आइडिया आ गया? एक डाउट है, आ गया। एक डाउट है, मतलब एक बार प्रमोटर वाला बताओ ना अभी। प्रमोटर वाला पार्ट समझा। हाँ, मतलब देखो, आत्मन ने बिजनेस किया था, राइट? अब आत्मन के पास अभी 100 शेयर है। मान लो आत्मन बोलता है कि अभी मुझे पैसे की जरूरत है कोई भी काम से, तो इसलिए आत्मन उसके 100 शेयर में से 20 शेयर को आईपीओ थ्रू बेच देगा। तो अब रहे आत्मन के पास 80 शेयर्स और पब्लिक के पास आ गए 20 शेयर, और जो भी पैसे मिले वो पैसे सीधे मिलेंगे आत्मन को। ये हो गया जब प्रमोटर उसके शेयर बेचता है। वर्सेस मान लो आत्मन बोलता है कि अभी मुझे तो पैसे की जरूरत नहीं है, पर मुझे करना है कंपनी को एक्सपांड, और कंपनी को एक्सपांड करने के लिए चाहिए पैसे कंपनी को। तो आत्मन बोलता है कि मेरी कंपनी 20 शेयर्स का फ्रेश इश्यू करेगी। मतलब अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के हो जाएंगे 120, जिसमें से मेरे शेयर्स रहेंगे 100, पब्लिक के रहेंगे 20, और ये सारे पैसे जाएंगे कंपनी के पास, और उस पैसे से कंपनी करेगी एक्सपांड। समझे डिफरेंस? नहीं पता चला। फ्रेश इश्यू एग्जैक्टली क्या मतलब, क्रिएट कैसे किए 20 एक्स्ट्रा? क्रिएट वैसे समझो कि उसका एक मतलब वैसे समझो कि लाइक दे आर ऑफरिंग यू न्यू 20 शेयर्स टू बाय। तो मान लो अभी फॉर एग्जांपल टोटल शेयर्स कंपनी के 100 है, राइट? तो मान लो कंपनी बोलती है कि मान लो आज मुझे थोड़े पैसे चाहिए कंपनी के पर्सपेक्टिव से टू रन माय बिजनेस, राइट, टू इन्वेस्ट समवेयर। तो कंपनी बोलती है कि मैं ऑफरिंग यू अ स्टेक इन माय कंपनी, एंड बेसिकली वो स्टेक का जो पैसे मिलते हैं वो दैट मनी विल गो टू द कंपनी। तो बेसिकली यू आर गेटिंग अ स्टेक इन द कंपनी, और जो शेयर है वो आपको ही मिल रहा है। बट द ओनली डिफरेंस बीइंग कि पहले मान लो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी वर 100, पर फ्रेश इश्यू में द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स चेंजेस फ्रॉम 100 to 120, और आत्मन का नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहे 100 के 100, और पब्लिक के पास गए 20 शेयर्स। ऑफ कोर्स अब उसके पास आत्मन के पास 100 शेयर्स रहे आउट ऑफ 120, तो उसका होल्डिंग परसेंटेज होगा 83.33%। पहले वो होल्ड करा था 100% ऑफ द कंपनी, now he'll hold only 83.33% of the company because total number of shares of the company increased. इसको fresh issue इसलिए बोलते हैं because these are the fresh shares issued to the public, and offer for sale means that existing shares of the promoters are offered for sale to the public. मतलब कंपनी के हाथ में कंट्रोल है कितने शेयर उन्हें मार्केट में रखने हैं। मतलब अगर मेरे पास अभी 100 शेयर है तो मैं 120 भी कर सकता हूँ, 500 भी कर सकता हूँ, तो बिना कंपनी को एक्सपांड एग्जैक्टली कंपनी के ऊपर है। ट्रू, करेक्ट, कंपनी के ऊपर है। तो ये कोई कंपनी जो कंपनी है उसके पास उतना वैल्यू भी रहना चाहिए ना, तो उतना ही मतलब शेयर वो लोग रख सकते हैं ना। सही बात है। देखो अगर मैं बहुत सारे शेयर रख दूंगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो कंपनी का भाव नीचे आ जाएगा, लाइक प्राइस पर शेयर वो नीचे आ जाएगा, तो उस हिसाब से उसका भाव फ्लक्चुएट हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। पर फ्रेश इश्यू में बेसिकली होता क्या है दैट मनी गोज टू द कंपनी, एंड ऑफर फॉर सेल में
दैट मनी गोज टू द प्रमोटर। अब प्रमोटर मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग ओनर ऑफ द कंपनी। हाँ खुश, तुमको पूछ रहे थे? हाँ भैया मेरे को डाउट है। हाँ खुश। हाँ तो कंपनी का ओनर सेम ही रहेगा ना, मतलब हाँ ओनर रिमेन्स द सेम, पर ओनर का स्टेक चेंज हो गया ना। पहले आपके पास थे 100 शेयर और कंपनी के पास टोटल थे सिर्फ 100 शेयर। अब आत्मन के पास रहे 100 शेयर पर कंपनी के टोटल शेयर हो गए 120, तो दी परसेंटेज ओनरशिप ऑफ द कंपनी हो तो आत्मन की चेंज हो गई ना। या डेफिनेटली हाँ, वो 83%, अभी 83%। एग्जैक्टली। ओके, तो इसमें प्रमोटर कौन है? मतलब प्रमोटर का मतलब क्या एग्जैक्टली? प्रमोटर मींस द ओनर ऑफ द कंपनी। So that's still Atman, right? Exactly, that is still Atman, correct. Okay. भैया इससे मार्केट मुझे पूछना था कि अरे एक करके हाथ रेस कर लो, हाथ रेस कर दो। हाँ आर्यन। हाँ भैया मैं पूछ रहा था कि मतलब आप वो वेबसाइट खोल सकते हो बर्गर किंग वाली? सॉरी वापस एक बार आप वो बर्गर किंग वाली वेबसाइट खोलिए ना। हाँ उसमें मतलब इधर लिखा है फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर और आईपीओ प्राइस ये, तो मतलब वो डिफरेंट क्यों होता है और उसका मतलब क्या होता है? ये बहुत टेक्निकल टर्म्स है। एक बेसिकली बैलेंस शीट होती है कंपनी के फंडामेंटल्स देखने के लिए, उसमें फेस वैल्यू होता है। वो एक बहुत टेक्निकल टर्म है, उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस 0 होता है। टेक्निकलिटीज है, तो उसका बोलते हैं कि फेस वैल्यू उसका 10 रुपीज पर शेयर है और आईपीओ प्राइस मतलब कि आपको कौन से प्राइस पे बेच रहा है। तो आपको 60 रुपीज पर शेयर पे बेचा जिसका फेस वैल्यू 10 है और फेस वैल्यू का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस 0 है। तो आप इस चीज को भी भूल जाइए, बहुत टेक्निकल टर्म है। बैलेंस शीट मैंने वो मॉड्यूल पढ़ा था उसमें तीन जगह पर आया था, उसका मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। 3-4 जगह कौन सा पार्ट में था फेस वैल्यू? एक तो डिविडेंड्स में था और एक डिविडेंड को कैलकुलेट करने के लिए था। आई थिंक सो ऐसा होता है कि जो फेस वैल्यू रहता है वो इनिशियल जो शेयर जब क्रिएट करते हैं तो उस समय वो जो शेयर का स्टार्टिंग प्राइस जो प्रमोटर्स रखते हैं उसको फेस वैल्यू कहते हैं, और जो अभी जो करंट जो वैल्यू रहता है उसको वो जो सेकंड वैल्यू जो आपने बोला था वो कहते हैं। बट अभी तो बर्गर किंग ने अभी ऑफर किया शेयर सर, वो 60 रुपीज पे ऑफर किया। वो तो उसने स्टार्टिंग प्राइस से 60 रखे थे ना, मार्केट ओपन ही मार्केट प्राइस पे रखे ना अब नए वाले भी। फेस वैल्यू का मीनिंग होता है, हमको डिटेल में समझाऊं तो बेसिकली कंपनी की होती है शेयर कैपिटल। अब मान लो मैं कहूं कि मान लो कंपनी के 1000 शेयर है और हर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो कंपनी का शेयर कैपिटल हो गया 10,000 रुपीज। भले उसका भाव कुछ भी चल रहा हो, उसका स्टॉक प्राइस कुछ भी चल रहा हो, उसका शेयर कैपिटल हो गया 10,000 रुपीज। अब ये शेयर कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए फेस वैल्यू काम में आता है। तो बहुत टेक्निकल, उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस 0 है। कोई कंपनी का फेस वैल्यू 100 होगा, कोई कंपनी का फेस वैल्यू 1 होगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी का। अच्छा, तो मतलब क्योंकि जितना का पैसा कंपनी को मिल रहा है शेयर बेच के, वो तो मतलब 60 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स होगा। 10 रुपए इंटू नंबर ऑफ शेयर्स तो कोई काम का ही नहीं होगा ना उनके लिए। नहीं कोई काम में नहीं है। 60 इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। 10 को भूल जाओ, 10 का कोई काम नहीं है। और एक और चीज डिविडेंड मिलता है वो हमें जो ये फेस वैल्यू पे मिलता है ना। हाँ डिवाइड कर दो। डिविडेंड आपको जो भी मिलता है ना, वो आप समझो कि आपको इतने रुपए डिविडेंड मिले, आप उसको कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, पर उसका भी कुछ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस 0 है। फेस वैल्यू का कितना परसेंट मिला उसका नहीं है, सिग्निफिकेंस किसका है कि स्टॉक के मार्केट प्राइस का कितना परसेंटेज मिला। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। लिखते हैं वहां पे कि फेस वैल्यू का ये मिला पर उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस 0 है, क्योंकि फेस वैल्यू का इंपॉर्टेंस है ही नहीं। इंपॉर्टेंस क्या है कि जो डिविडेंड है उसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। अब देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग को नहीं पता डिविडेंड होता क्या है, तो मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि सबको आइडिया नहीं आएगा। वेलकम डिविडेंड बोनस पार्ट, उस वक्त मैं आऊंगा इस चीज पे। ओके, और एक फेस वैल्यू तो ठीक है। एक साइट पे एक और डाउट था मेरे को, उधर ऐसा लिखा था टर्म मतलब उन्होंने नहीं बर्गर किंग वाला साइट पे आपने इश्यू साइज मतलब टोटल एक पोर्शन फ्रेश इश्यू था और एक पोर्शन ऑफर फॉर सेल था। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इनिशियल प्रोमोटर था कंपनी का, उसने अपना थोड़ा स्टेक कम किया, थोड़ा पैसा वो खुद के लिए मिलेगा उसको, और जो फ्रेश इश्यू का है उससे वो कंपनी को ग्रोथ। एग्जैक्टली मतलब क्या है कि बर्गर किंग के प्रमोटर को, बर्गर किंग के ओनर को खुद की जेब में 60 करोड़ जाएंगे और कंपनी के बुक्स में 450 करोड़ जाएंगे। तो 360
करोड़ से वो खुद का कुछ वो खुद का कुछ भी करेगा प्रमोटर, और ये 450 करोड़ से उसकी जो कंपनी है बर्गर किंग वो खुद एक्सपांड करेगी और नए स्टोर्स करेगी और वैसा सब करेगी। अच्छा। और तो मतलब अभी जो मतलब रिलायंस का मतलब हम लोगों ने सुना था कि मतलब ये फेसबुक ने उसका स्टेक बाय किया, फिर बहुत सारी कंपनी से स्टेक बाय किया, और उन्होंने ऐसा बोला था कि इस स्टेक सब इन्वेस्टमेंट से उन्होंने अपना डेब्ट जीरो कर दिया रिलायंस ने, हाँ नेट और डेट, जितना हाँ डेट जीरो था। तो मतलब हाँ बट उन्होंने जो बाई किया था वो फ्रेश इशू से बाई नहीं किया था उन्होंने, मतलब जो ऑलरेडी कंपनी के ओनर्स थे उनके पास से स्टेक लिया था, मतलब उनके पास से मिक्स बाई किया था। तो वो मिक्स पैसा था, तो मिक्स था, मिक्स था, दोनों था। फ्रेश इश्यू वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। फ्रैंकली अच्छा। स्पीकिंग मुझे सेम डाउट था, तुमको जो डाउट अभी सेम डाउट था। और मैंने एक दो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से पूछा भी था, वो बहुत ही सब कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस थे। और एक इन शॉर्ट दोनों चीज हुई थी, फ्रेश इश्यू भी था और ऑफर फॉर सेल भी थी। और ये तो बहुत सिंपल है कि नॉर्मल शेयर दिए, पर वो सब एकदम एडवांस और कॉम्प्लेक्स लेवल के डिबेंचर्स होते हैं, वो सब डिबेंचर्स करके किया था। तो अच्छा। पहला ट्विटर पे एक्टिव होता हूँ मैं, सब स्टॉक मार्केट में सबको ऐसे फॉलो करता हूँ। तो उसमें जो अच्छा। याद मैंने पूछा था, किसको पूछा था मैंने, सेम चीज पूछी थी, एक सेकेंड। और ट्विटर पे आप किसको फॉलो करते हो, हम लोग भी थोड़ा वो जानने के लिए कौन सी। फॉलो देख लो, लाइक मोस्ट ऑफ इसमें जो होंगे वो थोड़े कॉलेज की भी होंगे, और उसके अलावा लाइक मोस्ट ऑफ सारे सारे अच्छे जो स्टॉक मार्केट वाले हैं। मैंने मैंने दीपक शेनॉय को, दीपक शेनॉय करके एक है, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है, एंड वो कैपिटल माइंड करके एक चीज है, वो रन करते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल थिंग है। मैंने उनको पूछा था कि रिलायंस में कैसे गया था, तो लाइक ही टोल्ड मी कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस थे, और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स और वैसे करके लाइक मनी रेस किया था, एंड बेसिकली मिक्स ऑफ फ्रेश ऑफर एंड मिक्स ऑफ ऑफर फॉर सेल, दोनों का मिक्स था। अच्छा। तो मतलब अगर फ्रेश इश्यू होता है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसका स्टेक कम हो जाएगा, तो उन लोग को पहले पूछना नहीं पड़ता बाकी स्टेक होल्डर से कि कि ये पूछते करने से। पूछते हैं, पूछते हैं। इन अ सेंस आप देखोगे जो जियो का स्टेक सेल किया था, वो जियो किसका है, रिलायंस का है। तो रिलायंस को मान लो पूछ लिया, उन्होंने डिसीजन लिया प्रमोटर्स ने, अंबानी फैमिली ने, तो फिर उन लोगों ने कर दिया वैसे करके। ओके। भैया मुझे पूछना था, जैसे ये बर्गर किंग है, हाँ मतलब वो इतना वर्ल्ड फेमस है, तो जब उसका आईपीओ आया, मतलब सबको उसका शेयर खरीद नहीं होगा, पर अगर इतने शेयर ही ना हो तो फिर वो कौन किसको मिलेगा, वो कैसे एग्जैक्टली, डिसाइड। एग्जैक्टली इसी कारण से प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। कोई प्राइस पे तो उसके उसके शेयर्स के सेलर आएंगे। तो पहले प्राइस मानो 60 था, अब इतने सारे जन को खरीदना था कि सीधा उसका भाव ऊपर नहीं हुआ 120 पे, और फिर और बायर्स आते गए, भाव ऊपर ऊपर चलता गया 210 215 तक, और उसके बाद उस प्राइस पे सेलर्स आ गए, तो फिर भाव नीचे आ गए। तो बेसिकली जो बायर जो सेलर्स का डिमांड का जो कर्व है, वो आपको प्राइस में दिख जाता है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो बेसिकली बाइंग डिमांड ज्यादा है सेलिंग डिमांड से, इसीलिए भाव ऊपर जाता है। भाव नीचे आता है तो बेसिकली सेलिंग डिमांड ज्यादा है बाइंग डिमांड से। ठीक है। और भैया उसमें मार्केट लॉट लिखा था, वो क्या होता है? सॉरी सॉरी क्या? मार्केट लॉट, वो लॉट हाँ, बर्गर तो किंग बेसिकली वाला। आईपीओ में क्या होता है कि मान लो एक शेयर आ गया 60 रुपए का, तो अब मैं एक शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, वो है अभी 250 शेयर। तो बेसिकली अगर मुझे मिनिमम कुछ भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो मुझे 250 शेयर के लिए करना पड़ता है। तो बेसिकली अराउंड 15,000 रुपया जाएगा। तो देखो 250 इंटू 60 करूंगा मैं, तो लाइक 15,000 रुपया आ गया। नहीं, उसमें बाजू में लिखा ही था इन्वेस्ट इन दी बर्गर किंग आईपीओ। हम्म, ये लिखा था 15। हाँ सॉरी, नहीं नहीं, उसमें बाजू में लिखा था कि मैक्सिमम 13 शेयर्स 13 लॉट्स ले सकते हैं। राइट। हाँ 13 लॉट्स। हाँ ओके। ये एडवांस मतलब यूजुअली क्या है कि दो दो पार्ट होते हैं। एक इन्वेस्टर वो होता है जिसको हम बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर, वो होता है जो 2 लाख से कम एप्लीकेशन करे। और दूसरा वो होता है जो HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो 2 लाख से ज्यादा करे। इन ऑर्डर टू बी अ रिटेल इन्वेस्टर आपको एप्लीकेशन 2 लाख से कम होनी चाहिए। दैट इज व्हाई फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम ही कैन अप्लाई फॉर 13 लॉट्स, क्योंकि उसकी अमाउंट अगर आप देखो तो हो गई 195, तो हो गई 2 लाख से ज्यादा। अगर 14 लॉट के लिए करोगे तो आपकी आईपीओ हो जाएगी HNI कैटेगरी में, तो होगा 2 लाख से ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। हाँ पिनक। भैया सिर्फ एक मतलब उतना सीरियस नहीं, सिर्फ ऐसे एक बात पूछनी थी कि अगर घपला हो गया तो?
घपला हो गया तो पैसे जाएंगे, सही बात है। अगर घपला हो गया तो पैसे जाएंगे। आप DHFL देख लो, DHFL है आपका दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो इसका अगर आप, ये बेसिकली प्राइस है तो देखो, अगर आप प्राइस, तो यहाँ पे इसका प्राइस अराउंड 2013 में था 57-60 रुपीज। तो बहुत उससे नीचे गया बढ़ते था। बढ़ते 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 उसका प्राइस हो गया था 650 रुपीज। और फिर वहां पे निकला कंपनी में घपला, तो 650 का आज उसका भाव आ गया 30 रुपीज। 30 हाँ, रुपीज। घपला सकता है, सही बात है। तो पैसे आपको हो गए। तो ये क्योंकि हर एक मतलब कोई अच्छी कंपनी, जैसे किंगफिशर थी, बहुत अच्छी कंपनी थी, उसने भी वैसा ही किया। फिर भैया फिर ट्रस्ट किस पे करें, कौन सी कंपनी के पे क्या लगा, क्योंकि सारी कंपनी एक जैसी ही होती है। डिफिकल्ट होता है, आपकी बात सही है, डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए इसीलिए आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। डू नॉट पुट सेवरल एग्स इन वन बास्केट। आप बहुत सारी अलग 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 कंपनी मान लो खरीदे, डिवर्सिफिकेशन कीजिए। दैट इज द थिंग। ठीक है तरंग, यस सर, यस भैया, मुझे पूछना ये था कि अगर कोई कंपनी अगर इशू करे तभी पब्लिक शेयर खरीद सकती है। फ्रेश आईपीओ के लिए हाँ। अब देखो, एक बार कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई, फॉर एग्जांपल रिलायंस, उसके बाद तो मैं उसके शेयर खरीद सकता हूँ या बेच सकता हूँ। अगर मुझे उसके शेयर खरीदने हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज थ्रू खरीदने हैं, तो उसको वहां पे लिस्ट होना जरूरी है। उसके अलावा मीन्स अगर हमने इशू ही ना करे तो पब्लिक के पास शेयर जाएंगे ही नहीं। नहीं, बेसिकली हम जो भी पूरी बात कर रहे हैं वो लिस्टेड मार्केट के लिए, कि उसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो वहां पे लिस्ट हो चुकी है। दूसरा होता है अनलिस्टेड मार्केट, वहां पे बेसिकली कंपनी का लिस्टिंग नहीं हुआ और फिर भी आप उसके शेयर खरीद बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल पेटीएम, आप अगर पेटीएम देखो तो पेटीएम लिस्टेड नहीं है, पर पेटीएम अनलिस्टेड कंपनी के आप शेयर खरीद सकते हो। ऑल थ्रू डिफरेंट थिंग, मतलब ये सब उतना क्या बोलते हैं कि उतना ओपेक उतना ओपेक है। तो उसका फॉर एग्जांपल उसका भाव होगा और वो सब होगा, आप खरीद सकते हो उसके शेयर पेटीएम के भी। बट देयर इज अनलिस्टेड कंपनी, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, और उसके शेयर आप खरीद सकते हो। वो अनलिस्टेड के खरीदते वो समझ नहीं है ऐसा भैया। अरे वो उसके खरीदने के लिए होते थोड़ी कंपनीज होती है जो उसके शेयर बेचती है, और ऐसा होता है। वो पूरा ओपेक मार्केट होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, पूरी ओपेक मार्केट होती है अनलिस्टेड खरीदने के लिए। मीन्स जो अगर कंपनी मीन्स अगर अब कंपनी जितने शेयर इशू करने हैं वो कंपनी के ऊपर है। हाँ, और बाकी सारे जो शेयर होंगे वो कंपनी के पास ही रहेंगे, कंपनी के एम्प्लॉयज के पास ही रहेंगे। हाँ, ओके ओके भैया, ओके। अच्छा, उसमें भी ब्रोकर्स रहते हैं या नहीं रहते? होता है, उसका पूरा ओपेक काम कर होता है। ब्रोकर क्या कब आता है, जब आपको ट्रेड, जब आपको स्टॉक एक्सचेंज में कुछ खरीदना है बेचना हो, ये पूरा अलग रहता है। तो उसमें लाइक एजेंट्स होते हैं और वो सब होता है जो आपको शेयर बेचते हैं। तो पूरा ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं होता। तो मतलब ओपेक थ्रू हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं नहीं करता, मैं एडवाइस भी नहीं करूंगा करने के लिए। ओके ओके। आप इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मतलब मैं करता हूँ। तो पहले मतलब मैं ट्रेडिंग करता था, और मेरे लाइक 2 स्टार्टअप से ट्रेडिंग रिलेटेड। तो मतलब मेरे क्लाइंट्स थे, मैं उनके बिहाफ पे ट्रेड करता था, उनको मैं एडवाइजरी सर्विस देता था। मेरा दूसरा एक स्टार्टअप था जिसमें लाइक मैं बेसिकली स्पेसिफिक ट्रेडिंग रिगार्डिंग डाउट थियरी वो सब के मैं सेशंस लेता था, जिसमें लाइक मैं सिखाता था कि लाइक कैसे करते हैं ट्रेडिंग और क्या नहीं करते। और मैं एडवाइजरी सर्विस का मेन काम था। और फिर मैंने लाइक पढ़ाई के लिए वो बंद कर दिया, और फिर लाइक मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ और वैसा करता हूँ। ओके, नाइस नाइस। सेबी भी तो मतलब ये सब कंट्रोल करती है ना, मतलब ये सब फ्रॉड वॉड ना हो उसका मतलब। करते पर सेबी क्या कंट्रोल करती है कि ब्रोकर लेवल पे फ्रॉड ना हो, और ट्राई करती है कि कंपनी लेवल पे भी दे हैव टू सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ता है। बट इंस्पाइट ऑफ दैट बहुत सारे मतलब फ्रॉड्स होते हैं, वैसा है। क्या कुछ गवर्नमेंट हेल्प करती है क्या कभी कभी कुछ हो जाए तो? गवर्नमेंट हेल्प करती है इन व्हाट सेंस? मतलब जो मोस्ट अफेक्टेड हो इस सबसे, मोस्ट अफेक्टेड। मान लो जिसने मान लो स्टॉक खरीदे, और मान लो अगर उनके पैसे गए तो फिर उनको तो गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी, राइट? आपने एक डिसीजन लिया और आपने मान लो कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो कंपनी डूब गई, तो फिर आप पैसे खोगे, उसमें गवर्नमेंट कैसे आपको हेल्प करेगी? ठीक है। तो देखो भैया, जो हाँ, जो कंपनी स्टॉक जनरेट करती है बेचने के लिए,
वो और जो कंपनी का ओनर होता है वो अपने स्टॉक बेचता है, उन दोनों की प्राइस तो सेम ही होती है ना? हाँ, आईपीओ में प्राइस सेम होती है उसकी। ओके। और जो मान ले कि कंपनी के 100 शेयर है, अभी उसने 20 जनरेट किए, तो उसकी प्राइस तो वही रहेगी। तो उसने 20 शेयर बेच दिए, उसके बाद पहले जो कंपनी के 100 शेयर थे तब जो जितनी प्राइस थी शेयर मार्केट में जाने के बाद उसकी प्राइस घटेगी। वो कंपनी के प्रोस्पेक्ट पे डिपेंड करता है कि मान लो कंपनी का फ्यूचर कैसा है। वो जैसे इन्वेस्टर देखते हैं कंपनी को, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, कंपनी फ्यूचर में कैसे करेगी, उस हिसाब से उसका प्राइस फ्लक्चुएट होगी। मतलब कंपनी डेवलप कर रही हो और फिर भी कोई स्टॉक ना खरीद रहा हो तो उसकी प्राइस डाउन जाएगी। एक तरह से हाँ, वैसा हो सकता है कि मान लो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है पर मान लो फिर भी किसी को कंपनी नहीं खरीदना तो उसके भाव ऊपर नहीं जाएगा। तो हाँ, एक तरह से आप देखिए तो शॉर्ट टर्म में ये होता है पर लॉन्ग टर्म में नहीं होता। लॉन्ग टर्म में मान लो अगर कंपनी मतलब कमा रही है पैसे तो फिर कोई ना कोई स्टॉक खरीदेगा, पर शॉर्ट टर्म में हो भी सकता है लिक्विडिटी के कारण। ओके। और मान ले कि पहले 100 शेयर थे सारे ओनर के, उसके बाद 20 शेयर जनरेट किए कंपनी ने कंपनी डेवलपमेंट के लिए, और उसके बाद जब कंपनी के शेयर थोड़े डाउन जाएंगे उसकी प्राइस, तो फिर ओनर को तो नुकसान ही हुआ ना। हुआ। कंपनी को पैसे मिले लेकिन ओनर को तो नुकसान हुआ ना। हुआ। तो ये कुछ समझ में नहीं आया, ओनर को तो कुछ लेना देना है नहीं। मतलब क्या, समझ क्या नहीं आया? मतलब कंपनी को डेवलप करने के लिए और कंपनी ने शेयर जनरेट किए और उसके बाद शेयर के प्राइस ऑब्वियसली हम एवरेज ले रहे हैं कि कंपनी ज्यादा आगे भी नहीं गई, ज्यादा बिगड़ भी नहीं गई और सेम लेवल पर रही, तो फिर शेयर के प्राइस तो घटेंगे ही ना ऑब्वियसली। तो क्यों घटेंगे? नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए ना। हाँ, राइट। तो प्राइस पर शेयर डिक्रीज होगा तो ओनर को तो नुकसान हुआ ना। नहीं नहीं, देखो आप ऐसे समझो, देखो मेरी बात सुनो, आपका सवाल अच्छा है। देखो आई विल गिव एन एग्जांपल। आई थिंक ऐसे केस में नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाते हैं, मतलब जितना मान लो अभी 100 शेयर है राइट कंपनी के, तो मान लो 100 शेयर है और मान लो अभी एक शेयर का मान लो भाव मान लो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है। ओके। कंपनी की आज वैल्यू हो गई कितना हो गई? कंपनी की वैल्यू 10,000 हो गई। हाँ। मान लो मैं उसका प्रमोटर हूँ और मान लो मेरी पूरी की पूरी कंपनी है राइट, मेरे पास ही 100 शेयर है। हाँ। अब मैं मान लो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा के करता हूं 120 फ्रॉम 100। हाँ ठीक है। तो मैं करूंगा क्या? बेसिकली कंपनी की वैल्यू अभी 10,000 है। हाँ सर। तो मैं भी 20 शेयर उसके बेचूंगा। हाँ। अब मैं 20 शेयर बेचूंगा 100 रुपए पे। हाँ। मैं 20 शेयर बेचूंगा पब्लिक को 100 रुपीज पे। तो पहले कंपनी की वैल्यू 10,000 रुपीज थी। पहले तो 20 शेयर बेचे 100 रुपए पे, तो पैसे कंपनी को मिलेंगे। तो अब कंपनी की वैल्यू हो गई पहले 10,000 प्लस मुझे नए 2,000 रुपए मिले, 12,000 हो गई कंपनी की वैल्यू। हाँ बराबर। तो फिर कंपनी का भी प्राइस क्या रहेगा? कंपनी का जो शेयर का प्राइस होगा वो क्या होगा? 12,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इज 120 तो इक्वल टू 100। तो प्रमोटर का तो उतना का उतना ही रहा, पैसे 100 का 100 ही रहा ना प्राइस शेयर का। अच्छा। और मान लो कि अगर कंपनी ने 50% से ज्यादा, जैसे कि 60%, 65% शेयर मार्केट में दिए और किसी आदमी ने उस कंपनी के बाकी के सारे मतलब 60 to 65% शेयर खरीद लिए, तो वो ओनर बन जाएगा? हाँ वो भैया कर नहीं सकते ना ऐसा। गवर्नमेंट का कुछ रूल है ना कि 49% से ज्यादा शेयर नहीं बेच सकते या पब्लिक नहीं कर सकते। हाँ नहीं, वैसा रूल है
बट दैट डिपेंड्स फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर। मतलब हाँ वैसा होता है, जैसे उसने बोला उसको एक स्पेसिफिक टर्म है हॉस्टाइल टेक ओवर, तो वैसा हुआ भी है पहले और हो भी सकता है। मान लो कोई दूसरा मार्केट में से आके शेयर ले ले कंपनी के, तो वो खुद उसका प्रमोटर बन जाएगा, तो वैसा होता है। इसमें दिक्कत क्या है हॉस्टाइल टेक ओवर में? इसका मतलब क्या है कि समझो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसका मान लो जो प्रमोटर है उसके पास मान लो 25% शेयर होल्डिंग है, और अभी मान लो मैं खुद मार्केट में से शेयर लेने का चालू करता हूं और मैं मेरा शेयर होल्डिंग मान लो बढ़ा के करता हूं 30-35%, तो फिर मैं कल जाके बोल सकता हूँ कि मेरे पास प्रमोटर से ज्यादा ओनर से ज्यादा शेयर है, तो आज मतलब मैं कंपनी का ओनर बन गया, अब मैं कंपनी को ऑपरेट करूंगा, तो वैसा हो सकता है। ओके सर जैसे मीन्स अगर जो एग्जांपल कंट्रोल होगा कंपनी का इसका वो जिसने टेक ओवर किया उसके पास चला जाएगा। आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल देता हूँ। एलएनटी तो पता है सबको, लार्सन एंड टुब्रो। यस यस उसने माइंडट्री के शेयर खरीद लिए और उसका स्टेक बढ़ा दिया, तो फिर जो भी माइंडट्री का मैनेजमेंट था उसको सुपरसीड करके एलएनटी का मैनेजमेंट आ गया, तो बेसिकली एलएनटी ने माइंडट्री पे हॉस्टाइल टेक ओवर करके उसका कंट्रोल ले लिया कंपनी का। ये अभी की बात है, लाइक 2019 की बात है। तो यार मतलब ये लीगल है ना, मतलब वैसे तो कुछ नहीं है ना कि नहीं होता। लीगल है, हाँ वैसे लीगल है, पर हाँ कई बार गवर्नमेंट बीच में आती भी है। पहले हुआ है कि लाइक किसी ने कुछ ट्राई किया पर गवर्नमेंट बीच में आके उसको रोकती है, पहले वैसा हो चुका है। ये तो कंपनी की लापरवाही है ना, मतलब नहीं वो तो कंपनी की नहीं, उसकी मर्जी है प्रमोटर ना। ओनर की। उसकी मर्जी है, उसको देना है तो हाँ हाँ। तो बट भाई ऐसा भी होता है ना कि मतलब कुछ मतलब शेयर्स मतलब ऐसा वोटिंग राइट्स के ऊपर होता है, कुछ शेयर्स वोटिंग होते हैं, कुछ शेयर नॉन वोटिंग होते हैं। तो मतलब अगर आप जैसे कि अगर फेसबुक का देखोगे तो जो मार्क जकरबर्ग है मतलब उसका वैसे टेक कंपनी में कम है 50% से, उसका वोटिंग राइट 50% से ज्यादा है मतलब। हाँ हाँ, तो लाइक टू टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं। एक वैसे होते हैं जिसमें मतलब आप कंपनी का स्टेक लेने साथ आप उसके ऊपर को वोटिंग राइट भी मिलता है, और एक टाइप के शेयर वैसे भी होते हैं कि आपको कंपनी का स्टेक तो मिलता है पर आपको उसका वोटिंग राइट नहीं मिलता, तो फिर उस हिसाब से आपका वोटिंग परसेंटेज और आपका कंपनी का स्टेक परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे इंडिया में शेयर्स है? हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे टाटा मोटर्स ले लो। टाटा मोटर्स जो है ये है आपके 175 उसका मतलब प्राइस है ये तो, पर ये अगर आप ये शेयर लेते हो तो आपको वोटिंग राइट भी मिलेगा। पर अगर मान लो टाटा मोटर्स डीवीआर लेते हो, डीवीआर मीनिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट, तो इसमें आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा पर इसमें आपको कंपनी का मतलब शेयर मिलेगा, स्टेक मिलेगा सर, और इसीलिए इसमें वोटिंग नहीं मिलता, इसलिए इसका प्राइस नीचे है। उसका प्राइस 170 था और इसका सिर्फ 72 है। इसका रीजन एक ये है कि उसमें आप वोट कर सकते हो और इसमें आप वोट नहीं कर सकते। भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोटिंग इन दिस टर्म्स? हाँ, वोटिंग मतलब कि मान लो अगर कल उठ के मान लो आत्मन ने कहा कि मान लो मुझे जाके ये कंपनी को एक्वायर करना है, तो अब एक वोटिंग होगा, इसमें हर एक शेयर होल्डर वोट करेगा ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें हमको मिलनी चाहिए मेजोरिटी। तो बेसिकली हम कंपनी में ये वोटिंग करते हैं, ये वोटिंग चीज होती है कोई बिजनेस डिसीजन के लिए, उसका कारण होता है। ओके ओके। लेकिन भैया सब कंपनी के सारे छोटे छोटे डिसीजन पे तो वोटिंग नहीं कर सकते ना। छोटे पे नहीं होता, बड़े पे होता है। जो बड़े होते हैं फॉर एग्जांपल मान लो चेंज इन मैनेजमेंट और वो सब जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें वोटिंग होता है। सारे छोटे पे नहीं होता, बड़े बड़े डिसीजन पे वोटिंग होता है। तो छोटे पे कौन डिसीजन लेगा? छोटे पे जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी को डे टू डे ऑपरेशन रन कर रहा है, वो लोग डिसीजन लेंगे। हाँ मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है और मैनेजिंग डायरेक्टर अलग है, पर हाँ बेसिक हाँ वही लोग सीईओ और वो सब जो लोग हर रोज मतलब कंपनी को रन करते हैं। हाँ मतलब वो ओनर नहीं उसके सिवा के जो सीईओ। हाँ हाँ। और ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, आपको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके शेयर भी कर दूंगा इसका रिकॉर्डिंग, तो लाइक उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली सेलर सर्किट उसका मतलब वो है कि जब मतलब सिर्फ और सिर्फ सेलर जो कि बायर नहीं होते, जब उस वक्त सेलर सर्किट लगती है, और बायर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ बायर होते हैं, सेलर नहीं होते, तो उसमें बायर सर्किट लगती है। हाँ हाँ सही बात है। अगर मान लो जेफ बेजोस कल उठ के मान लो टेस्ला के 30% शेयर्स खरीद ले मार्केट में से,
तो फिर जेफ बेजोस टेस्ला का ओनर हो जाएगा, एलन मस्क नहीं रहेगा। सही बात है। अरे तो वो खरीद क्यों नहीं लेता है टेस्ला के अरे वो तो जेफ बेजोस को पता, मैं तो क्या बोलूं, उसको लग रहा होगा कि भाव बहुत बड़ा है अभी, तो उसको अभी ये भाव पे नहीं लेना होगा जेफ बेजोस को। इसका मतलब है एलन मस्क कभी सेफ नहीं होगा ना, क्योंकि उसके पास 50% इक्विटी नहीं है, तो कोई भी उसे मतलब ले सकता है। बोल सकते हैं, हाँ वैसा बोल सकते हैं। अगर जेफ बेजोस खरीद लेगा ना, तो फिर बाद में टेस्ला डाउन ही जाएगी, क्योंकि वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा। ये शेयर वैल्यू हर 5 मिनट में कैसे बदल जाती है? मतलब हम देखते हैं कि शेयर वैल्यू कभी कभी 5 ही मिनट में, मतलब 1 सेकंड में मतलब बदल जाती है। अब तो ऐसा इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला ना, वो बाय और सेल का डिमांड का चीज है। अभी बायर ज्यादा आ गए, भाव ऊपर गया, कभी सेलर का फोर्स है, भाव नीचे गया। अब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता है, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है, उस हिसाब से मतलब भाव में कंटिन्यूअसली मूवमेंट जाते रहते हैं, अप डाउन अप डाउन। अगर मान लो कोई न्यूज फ्लो आ गया, तो न्यूज फ्लो के कारण मान लो भाव ऊपर नीचे चला गया, तो मतलब वो होता रहता है। सर फिर ओनर के पास कौन सा कंट्रोल रहता है और मैनेजमेंट के पास कौन सा कंट्रोल रहता है? इसमें तो अलग होता है, मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो उसको बोलते हैं जो लाइक डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करता है, राइट। तो डायरेक्टर आता है, फिर सीईओ आता है, सीटीओ आता है, सीएफओ आता है, और दूसरा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें जो बड़ी बड़ी बोर्ड मीटिंग्स होती है सिर्फ उसमें ही पार्ट लेते हैं, पर जो हर एक डे टू डे ऑपरेशन होते हैं उसमें उन लोग का कुछ से नहीं होता। तो मतलब उनकी दो अलग अलग कैटेगरी फॉलो करते हैं। सर ओनर का कोई रूल नहीं होता है उसमें? अब डिपेंड करता है, कई कंपनीज में अगर आप देखें तो जो ओनर है वो कंपनी को मैनेज भी करते हैं, पर कई कंपनीज में ओनर जो है वो सिर्फ ओनर ही होते हैं और मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स रखते हैं, और वो खुद मैनेज नहीं करते कंपनी में। अगर आपको एग्जांपल दूं तो रिलायंस ले लीजिए, रिलायंस में जो ओनर है वो अंबानी है, और अंबानी खुद कंपनी को मैनेज भी करते हैं। पर कोई अगर मैं आपको और कंपनी बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं आपको अगर बताऊं, कौन सी बताऊं, एक सेकंड। भैया गूगल गूगल। हाँ नहीं, मैं इंडिया कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। इंडियन कंटेक्स्ट में मैं सोच रहा हूँ कोई कंपनी जिसमें जो ओनर है वो मैनेज नहीं करता। एक सेकेंड। टाटा। हाँ टाटा, टाटा ले लीजिए। डाबर। हाँ डाबर में बर्मन फैमिली, आई एम नॉट श्योर, वैसे तो करते ही है, वैसे डाबर है, फिर मैरिको ले लीजिए। तो उसमें आप अगर देखोगे तो मतलब वो लोग डे टू डे ऑपरेशन नहीं करते, प्रोफेशनल्स होते हैं वहां पे। पेज इंडस्ट्रीज है, वो सब कंपनीज है। और सर सीईओ को अपॉइंट करने का राइट किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, उसमें जो वोटिंग होती है और वो सब होता है। और डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? अरे वो कंपनी के ओनर्स और प्रमोटर्स करेंगे। अच्छा, ओके ओके। भैया जैसे जो भी अच्छा एग्जांपल है कि अनिल अंबानी मैनेज नहीं करता, राइट, मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो वैसे मैनेज करते हैं, डे टू डे प्रमोटर्स मैनेज नहीं करते। एक काम करते हैं, अमेरिका से थोड़ा लेट हो गया, लाइक अब आप लोग को कंटिन्यू करना है या फिर हम नेक्स्ट टाइम करें? आप जैसा बोलो वैसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम करते हैं। नेक्स्ट टाइम करते हैं। सही बात है, ओके। तो देखो अभी, हाँ अभी मुझे पता है हमने बहुत कवर नहीं किया, अभी सिर्फ यहाँ तक ही आया है। बेसिकली हमको हमारा ये पार्टी खत्म हुआ है, आईपीओ से नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको ब्रीफ बोल दिया कि आईपीओ क्या होता है, आपको आइडिया भी है। आईपीओ की हमने बात कर ली अभी, राइट। प्राइवेट इक्विटी मैंने आपको कहा ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, वो होते हैं, फिर कंपनी आईपीओ के लिए आते हैं, बर्गर किंग की बात की। बेसिकली ये बेसिक्स है। इसके बाद हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी कंपनीज के बारे में, आईपीओ के बारे में। और फिर इसमें देखो क्या है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, तो इसमें होगा क्या कि आप लोग के ऊपर है कि आप लोग ये मॉड्यूल्स पढ़ो और फिर हम लोग यहाँ पे आके ज्यादा डिस्कशन करें, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन और वैसा रखें। तो मैं हर एक टॉपिक को देखो उतना पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग देखो अभी आपकी एग्जाम है, फिर आपको मान लो आपकी एग्जाम खत्म होगी 2 वीक ऑफ जनवरी में, राइट। 11 से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मुझे भी उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर हम ऐसे सेशंस मतलब कम ले पाएंगे, ज्यादा फिर आएगा क्यूएनए वाले सेशंस कि आप लोग खुद से पढ़ो, हम आते हैं, डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा इन दैट सेंस। तो फिर हम सेशंस रखेंगे, बाद में पक्का रखेंगे, पर आप लोग खुद भी पढ़ना। सही, कोई भी डाउट हो मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर दो, कॉल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम टाइम टू टाइम हम सेशंस भी रखेंगे जब यहाँ जब डिस्कस करेंगे ये सब। ओके भैया। बेसिक्स के लिए बेस्ट आईआरसीटी है, ये आप पढ़िए, बेसिक्स क्लियर कीजिए। उसके बाद ट्विटर पे लाइक अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको फॉलो कीजिए, उनसे भी आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सीखने को बहुत मिलेगा।
ओके भैया। किन को फॉलो करना चाहिए? मेरे देख लो ना, मेरा ट्विटर फॉलोइंग देख लेना, उसमें है अच्छे वाले। मैं गूगल पे टॉप स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स लिख देंगे तो हो जाएगा। हाँ वैसा करो, कोई देख लो, मिल जाएंगे आपको अच्छे, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, थैंक चलो तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। होप आपको अच्छा रहा सेशन, आपको कुछ सीखने मिला। नेक्स्ट टाइम पक्का कंटिन्यू करेंगे यहाँ से हम लोग, और डिटेल में बात करेंगे दूसरे म्यूचुअल फंड है, डिविडेंड है, वो सब बारे में हम बात करेंगे, और नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। और मैं सेशन को थैंक यू भैया। हाँ ड्राइव पे रख दूंगा। ओके भैया, गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू भैया, गुड नाइट। थैंक यू भैया, बाय 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 भैया, बाय बाय। तो स्टार्टअप का मतलब कब से होगा? कौन सा स्टार्टअप वाला? कि सेकंड ईयर वाला हमें आइडिया देंगे, हमें खुद मतलब वर्क करना है, ऐसा कुछ था ना? हाँ वो सब हम प्लान कर रहे हैं, वो उसके ऊपर भी हम लाएंगे कि बेसिकली आइडियाज और उसका मैराथन रखेंगे कि आप लोग लाइए, और फिर हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। ये सब सेशंस हम करेंगे। अभी क्या है, जो सब इंटर्नशिप और वो सब का साथ में चल रहा है, थोड़ा स्लो जा रहा है, पर हम करेंगे सही ये सब। श्योर भैया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।